सर प्रमदा चंद चरण बनर्जी छात्रावास की है ये, आप इनमेट भी रहे हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा यूनिवर्सिटी और हॉस्टल का? मुझे मेरे सीनियर कहीं ले जाते थे, अमर सिंह के यहाँ, मुलायम सिंह यादव जी का मुलाकात हुआ, मैं नमस्ते करता था, मैं चला आता था और मैं अपने कमरे में, मैंने कहा ये तो चुनाव जीत जाएगा तो कोई मतलब नहीं। मैंने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा। अरे वाह, और मैं इसके अगेंस्ट चुनाव लड़ूंगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक पौध, हाँ, जहाँ 200 वोट पड़ता था, दिलवाया 1000 वोट और मिले उसमें से 800। हाँ, यही आंकड़ा था। यही आंकड़ा। हाँ, चाहूँगा आज कल आपके सानिध्य में एक सोसाइटी चल रही है, डॉक्टर ब्रह्मा प्रकाश सिंह मेमोरियल सोसाइटी। क्या क्रियाकलाप है सर उसके? वो बच्चियाँ जिनको हो सकता था कि कोई भगा ले जाता या तो आर्केटा में जांच कर रही है, मुझे याद करिए एक टीचर अपने पर्स से मुझे याद है 3000 रुपये मुझे दिए चुनाव लड़ने। कहाँ को देता है, खत्म हो गई। मैं बड़ी ईमानदारी से कहूँगा, उससे मेरी यही इच्छा थी कि मैं छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव जीतूँ। क्या चाहते हैं वर्तमान राजनीति में छात्रों का होना जरूरी है? बहुत जरूरी यार। अभी सब हम पास करके मैं IISc बैंगलोर चला गया। 21वीं सदी शुरू होते ही बलिया का एक लड़का इलाहाबाद पहुंचता है और इलाहाबाद पहुंचकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में स्नातक में दाखिला लेता है। स्नातक पूरा करता है। पूरा करने के दौरान यानी कि स्नातक के दौरान ही छात्र संघ का चुनाव लड़ जाता है और उपाध्यक्ष पद पे जीत भी जाता है। राजनीति का जोश था, अंदर से जुनून था। पहुंच जाते हैं कैंपस यानी कि विश्वविद्यालय के मेन कैंपस। वहां पहुंचकर अध्यक्ष पद की दावेदारी ठोकनी थी, लेकिन रुक जाते हैं। उस साल अपने ही डिपार्टमेंट यानी कि फैकल्टी ऑफ साइंस के प्रतिनिधि पद का चुनाव लड़ते हैं, वहां भी जीत जाते हैं। हॉस्टलर रहते हैं। इसके बाद अगले बरस अध्यक्ष पद की दावेदारी थी ही कि छात्र संघ बैन हो जाता है। वहां से PG होता है, लेकिन वहीं से छात्र राजनीति में मोह भंग हो जाता है। उसके बाद पहुंच जाते हैं भारत के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज, साइंस के रिसर्च के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। वहां पहुंचने के बाद रिसर्च होती है, PhD होती है, यहाँ तक वहां से PG होती है, PG के बाद फिर PhD होती है। उसके बाद सर पहुंचते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में विजिटिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट के रूप में। वहां पहुंचने के बाद वहां अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर उसी कॉलेज में पहुंच जाते हैं जहां से अपने एकेडमिक करियर की शुरुआत की थी, यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में और उसी शहर इलाहाबाद में। वहां पहुंचने के बाद क्रिया प्रतिक्रिया चलती रही और वहीं पे अध्यापन का कार्य शुरू हो जाता है और वहां प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हो जाते हैं। आज हमारे साथ हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर आप फिजिक्स विभाग से रहे हैं, फिजिक्स विभाग से अभी भी आपका लगाव रहा है। विश्वविद्यालय के कॉलेज से लेकर कैंपस तक का आपको एक्सपीरियंस रहा है सर। तो आप सर IISc गए यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वहाँ से आपकी रिसर्च हुई सर। रिसर्च हुई, वहाँ से PG भी हुआ। उसके बाद आप साइंस के क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर पहुँचे, वहाँ तक कार्यरत रहे। सर सबसे पहले इलाहाबाद की धरती से लेकर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लेकर और IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तक पहुंचने की एक थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी या थोड़ी सी जो है अपनी कार्यशाला जो रही है उसको हमसे साझा करने की सर कृपा करें। धन्यवाद। आपने जो परिचय दिया, मैं पहली बार ऐसा परिचय अपना सुना। दो चीज इसमें जोड़ना चाहता हूँ। पहला कि मैं ग्रेजुएशन में उपाध्यक्ष के साथ एक्टिंग अध्यक्ष था और उसके साथ मैं वहाँ का टॉपर भी था। जी सर। और दूसरा कि ऐसा नहीं था कि मेरा राजनीति से मोह भंग हो गया। राजनीति, छात्र राजनीति यहाँ बंद कर दिया गया जी। तो जब बंद हो गया तो मुझे लगा कि अब अपने मूल कार्य की तरफ जाना चाहिए। एक भटकाव था उस दौर में बहुत, मेरे की छात्र राजनीति सबको जाने की भटकाव था। एक राजनीति में इन्वॉल्व होना वो भटकाव मैं मानता हूँ, बाकी छात्र राजनीति में सबको इन्वॉल्व होना चाहिए। अब है कि कैसे जर्नी, तो आपने जर्नी तो मेरी लगभग बता ही थी। बीच बीच में मैं कुछ फिलर ऐड कर दे रहा हूँ जी। मैं आया था एक IIT की फिर से दोबारा बची हुई तैयारी पूरी करने के लिए। मेरा पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ था और केमिस्ट्री मेरा छूट गया था। मैं कंप्यूटर साइंस से पढ़ा था, दोबारा मेरा IITs में नहीं हुआ। केमिस्ट्री में पास, बाकी सब तो पास करे, केमिस्ट्री पास नहीं कर पाया।
जी तब तक मैं टॉप कर गया था फर्स्ट ईयर। जी और मुझे लगा कि अब मुझे यही रास्ता अख्तियार करना चाहिए। देखिए, ईसीसी वो जगह है जहां मैंने जीवन का सब कुछ पाया है। आप मुझसे जो भी मेरे जीवन में बढ़िया चीजें हुई हैं, आप कहेंगे तो इसी से होगा। थोड़ा बहुत इसी ऐसे छोड़ दिए तो इसी से हुआ होगा। मैं वहीं पर टॉप किया, मैं वहीं पर छात्र संघ का उपाध्यक्ष अध्यक्ष बना। वहीं पर मुझे लोगों के बीच एक तरह से अपना बड़ा इमेज मिला, मुझे बहुत सारे लोग मिले, मुझे बहुत अच्छे सीनियर मिले, बहुत अच्छे जूनियर मिले, जो आज भी मेरे लिए खड़े रहते हैं। तो मेरे लिए सबसे वो स्वर्णिम समय था। जी मैं वहाँ से जब ये सोच रहा था कि मुझे अगला करियर कहाँ जाना है, तो इंजीनियरिंग छूट गया था। तो दौर था जब धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे, तो मैंने एमसीए के लिए प्रयास किया, सोचा। लेकिन जब से मैं तैयारी किया करना शुरू किया, तभी मुझे लगा कि मैं इस नौकरियों में फिट नहीं बैठा हूँ, मेरी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है। और तब मैंने तय किया कि मैं जो है हायर एजुकेशन के लिए जाऊँगा। और तब मुझे था कि पहले मेरी फिजिक्स बहुत बढ़िया नहीं थी, तो मैं सोचा कि एमएससी फिजिक्स करूँगा। मेरा प्लान था कि यूनिवर्सिटी से एमएससी फिजिक्स करूँगा, यूनिवर्सिटी से एमएससी मैथमेटिक्स करूँगा। और देन लेटर मैं दोनों के साथ सिविल की तैयारी, जो हर इलाहाबाद में आने वाला व्यक्ति ऐसा सोचता है, हम दोनों के साथ तैयारी करके आईएएस की तैयारी एग्जाम देंगे। लेकिन वही हुआ कि एमएससी फिजिक्स के दौरान ही यूनिवर्सिटी ने डबल डिग्री के लिए रोक लगा दी, और तब तक चुनाव भी बंद हो गए, और मेरा जेआरएफ निकल गया था। और जो मेरे सुपरवाइजर बाद में बने, वो इलाहाबाद एक बार आए हुए थे उसी समय। उनसे मेरे एक प्रोफेसर हुआ करते थे, जो उनका दुर्भाग्य से 2 साल पहले स्वर्गवास हो गया। जी तो उनका बहुत सानिध्य मिला। और इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इलाहाबाद में हैं तो आपको एक गुरु का सानिध्य बड़ा जरूरी है। हर समय जहां मैं भटकने की स्थिति में था, उन्होंने मेरा सानिध्य दिया। और मुझे ऐसा भी नहीं कि वो एक डरा कर रखते थे, मतलब वो मुझे हर चीज के लिए। मैं पहली बार चुनाव लड़ने जा रहा था, मैं उनको बताने गया, मुझे याद करिए, एक टीचर अपने पर्स से, मुझे याद है, 3,000 रुपये मुझे दिए चुनाव लड़ने के लिए। कहाँ कोई देता है? या तो आप जबरदस्ती किसी से ले लीजिए, कोई नहीं देता है। मुझे 3,000 रुपये दिए, क्लास में मेरे लिए बताए कि देखो पढ़ने वाला लड़का है, ब्रिलियंट लड़का है, उसको तुमको वोट देना चाहिए। अरे वाह तो मेरा हर तरफ से मेरा ध्यान रखते थे। तो उन्हीं के यहाँ वो प्रोफेसर साहब आए हुए थे, और शुरुआती चर्चा में ही ये हुआ, और सर ने कहा कि तुम्हारा जो फिजिक्स है वो थोड़ा अच्छा है, तुमको रिसर्च के फील्ड में जाना चाहिए। मुझे भी इस दरमियान लग रहा था कि मुझे अब ये सब क्षेत्र छोड़ना चाहिए, मैं भटकाव बहुत हो गया। हम लोग पढ़ने लिखने वाले परिवार से हैं, तो पिताजी को चूंकि रिजल्ट हम देते रहे, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं हुए, लेकिन हम थोड़ा भटक रहे ही थे। और इस तरीके से हमने पास किया, गेट जेआरएफ ये सब हम पास करके मैं आईआईसी बैंगलोर चला गया। वो एक कंप्लीट अलग दुनिया थी जी जहाँ पर मुझे जाके आभास हुआ कि मैंने कई एग्जाम पास किए, मेरे पास जेआरएफ था, मेरे पास गेट था, मेरे पास जेस्ट था, लेकिन मुझे फिजिक्स नहीं आती थी। ये बड़ा विरोधाभासी सेंटेंस है। बिल्कुल बिल्कुल मैं इस देश के सबसे टफ नेशनल एग्जाम को पास किया हूँ, लेकिन मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहता हूँ कि जब मैं आईआईसी में एंट्री किया तो मुझे आभास हुआ कि मुझे फिजिक्स नहीं आता है। वाह क्यों? क्योंकि हम फिजिक्स रटे थे। एग्जाम्स रटे हुए सब पॉइंट्स पे होता है, ये बड़ा ध्यान की बात है। एग्जाम्स जो होते हैं ना, वो रटे हुए पॉइंट्स पे होते हैं। तो रटा हुआ पॉइंट तो मैं रट लिया, भगवान ने अच्छी मुझे बुद्धि दी थी, रट लिया, एग्जाम दे दिया, पास भी हो गया। अच्छे मार्क्स से इधर भी पास होते थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी पास कर लिया। लेकिन जो सोचने की क्षमता, विज्ञान को समझने की क्षमता, वो मुझे वहीं आभास हुआ। जब मैं पहली क्लास में था, प्रोफेसर वासु, मैं आज तक अगर मैं अपने आप को बेहतरीन टीचर बनाना चाहता हूँ तो मेरे रोल मॉडल हैं वो प्रोफेसर वासु, और मेरे अपने सुपरवाइजर प्रोफेसर रुद्र प्रताप। वो क्लास में बता रहे थे, उन्होंने पूछा, मैं खड़ा होकर जवाब भी दे दिया। उस क्लास में मैं ही जवाब भी दिया था। उन्होंने पूछा कैसे प्रेम, तो मैंने कहा सर ये नहीं पता मुझे कैसे, मुझे आंसर पता है कैसा होगा। उन्होंने कहा क्लास 5 की फिजिक्स है प्रेम। और उन्होंने समझाया कि मुझे लगा हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं सर। वहां से मैंने अपना एटीट्यूड बदला। मैं कोई भी चीज, कोई भी फिजिक्स के सेंटेंस कैरी नहीं करता हूँ, उसके पीछे का कारण मुझे मालूम होना चाहिए जी एंड देन ओनली आई विल रियलाइज इट। ये बड़ा क्लियर। ऐसी क्लासेस समझिए कि टीचर बिना मुझे देखे, मतलब पढ़ाते थे बोर्ड पे, फिर मेरी तरफ घूमते थे,
जब उनको लग जाता था कि मैंने सर घुमा दिया कि हाँ सर समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते थे, नहीं बढ़ते थे। इतने बड़े इंस्टीट्यूट का प्रोफेसर जो खुद भी पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, जी लेकिन वो हर चीज को, मेरे हर सवाल का जवाब भी देने का प्रयास करते थे। मैं उन्हें उन्हें कॉरिडोर में, उनका डिपार्टमेंट अलग था, वो मटेरियल साइंस के थे, उनके कॉरिडोर में दिख जाऊं तो पूछते सर कुछ प्रेम पूछना है। मैं कई बार उनसे पूछने जाता था, कई बार उनके स्टूडेंट से मेरा बहुत अच्छा संबंध था तो मैं उससे मिलने जाता था। जी तो ऐसे टीचर मुझे वहां मिले जिन्होंने सब्जेक्ट को रियलाइज किया। मैं बेसिकली वहां पे एडमिशन ले लिया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, लेकिन मैं उसके अलावा फिजिक्स के कोर्सेज पढ़ने जाता था। मैंने वहां अपनी फिजिक्स दोबारा तैयार किया और तब मुझे आभास हुआ कि एक तरह से कैसे सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। वास्तविक फिजिक्स पढ़ने का तरीका जो पता चला वो आईएससी बंगलौर में पता चला। और इसीलिए मैं अपने विद्यार्थियों को अभी कहता हूँ कि आप कोई वो बताते हैं ऐसा सर ऐसा हुआ, मैं पूछता हूँ कैसे, क्यों, ये चीज आप अपने आप को रियलाइज करिए। क्योंकि साइंस एक दिन में स्टेटमेंट नहीं है कि आ गया जी, वो किसी ने स्टेप बाय स्टेप किया है और आपको रिजल्ट मिला है। स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझिए, रियलाइज करिए, तभी आप एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, तभी आप उस चीज को समझ पाएंगे। हमारी स्कूली शिक्षा बहुत खराब है जी, ठीक है। मैं यूनिवर्सिटी सिस्टम को भी उतना दोष नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जो होता है वो इतना जानकार होता है कि आपके सब्जेक्ट को एक तरह से मॉडिफाई कर दे, आपको समझा ले जाए। लेकिन बच्चे का दिमाग बंद हो चुका होता है स्कूल सिस्टम के बाद। हाँ सर, मैं अगला क्वेश्चन मैं यही रखना चाह रहा था कि विद्यालय यानी कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के बाद बच्चा जब यूनिवर्सिटी पहुंचता है तो कहीं ना कहीं उसमें रटंत विद्या, जो अभी बात कर रहे थे साहब, मैं अब तक पहुंचा, देश का सबसे बड़ा एग्जाम टॉप किया, मतलब पास किया वहां, उसके बाद मैं आईएससी पहुंचा। तो सर वही रटंत विद्या की कमियां कहाँ रही हैं विद्या, माध्यमिक विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में, या यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ऐसी चीजें चलती हैं? देखिए ये माध्यमिक मतलब 12th तक ही बहुत ज्यादा आ जाती है जी। आप 12th देखिए, हम लोग बहुत ज्यादा दिमाग विकसित नहीं कर पाते। हम लोग जो आप बचपन में आदत सीखे वही आगे बढ़ाते हैं जी, वही आदत आप आगे बढ़ाते हैं। बहुत थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, कोई झटका लगेगा तो चेंज करेंगे। तो 12th तक हमें रटने की आदत हो जाती है। वो टेस्ट पता नहीं कौन कौन सा छोटा छोटा टेस्ट होता है, छोटा टेस्ट में उनको एक तरह से छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कराने चाहिए उनको, एक दूसरे तरह के एक तरह से कहना जो प्रैक्टिकल चीजें करानी चाहिए, उसके जगह पे वो टेस्ट लेते हैं, रट के आओ हाँ, टेस्ट दो, ये रट के आओ टेस्ट दो, तो हमारी आदत हो जाती है। देखिए यूनिवर्सिटी जो होता है वो तो ज्ञान का था सागर है। प्रोफेसर आपको कभी, बहुत कम लोग होते हैं जो नोट्स देते हैं जी, वो आपको लेक्चर देते हैं, लेक्चर सुनिए, किताब उठाइए, असली में माना ये था, किताब उठाइए, पढ़िए, लेक्चर सुनिए, ज्ञान लीजिए। अब कई बच्चे जो गांव से आते हैं ना कोप अप नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो रटे रटे आए होते हैं। इंग्लिश इतने ज्यादा एक तरह से जो ज्ञान मिल रहा है उसको भी वो कवर नहीं, क्योंकि वो स्टेट लाइन में पढ़े हैं जी, और दाएं बाएं आप लेक्चर जो है लेक्चर दे रहा है लेक्चर, जी, तो उसको वो कवर अप नहीं कर पाते हैं। फिर वो हो सकता है कि लास्ट में नोट्स पे चले जाते हैं। देखिए एग्जाम सिस्टम में तो सबको हम फेल तो कर नहीं देंगे ना, तो लास्ट में हो सकता है कि क्वेश्चन वैसे पेपर अभी भी मानता हूँ कि यूनिवर्सिटी सिस्टम में पेपर अभी भी ट्रेडिशनल ही है, रटे रटाए क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बदलाव की क्या जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने अपने स्तर पर तो बदलाव किया है। आप जी, मेरे विद्यार्थियों से पूछेंगे, मेरे क्वेश्चंस में कहीं भी लॉन्ग टाइप का आंसर क्वेश्चन नहीं होता है। मैं 6 नंबर क्वेश्चन में भी कम से कम 4 पार्ट रखता हूँ, 3 पार्ट तो रखता ही रखता हूँ, जहां पर मैं हमेशा कॉन्सेप्चुअल पूछता हूँ जी, ठीक है। लेकिन अभी भी मेरा मानना है यूनिवर्सिटी में ये वाला मेथड सिस्टम पे बहुत ज्यादा है। 7 क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है, 5 क्वेश्चन करिए तो आप रट के आ सकते हैं। अंतिम 3 दिन जी, मैं इसी विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, मैं अंतिम 3 दिन पढ़ के 60% से ऊपर नंबर पाया हूँ। हाँ सर, ऐसा ही होता है। मैं मैक्सिमम देखता हूँ किसी भी कोर्स का बच्चा हो, बीए का हो, बीएससी का हो, बीकॉम का हो, या कहीं का हो, 2 रात 2 दिन पढ़ के और विश्वविद्यालय के पेपर को देता है और एक नॉर्मल जो औसत अंक होता है वो लेके आता है। एक बच्चा जो साल भर भी पढ़ता है, मेरा जो पेपर होगा जी, मैं गारंटी देता हूँ बच्चों को कि आप ऐसा काम नहीं कर पाएंगे जी, अगर आप क्लास नहीं किए हैं तो आप मार्क्स नहीं पा पाएंगे, तय है जी। नहीं तो ऐसा देखा जाता है बार बार, लेकिन यहाँ के बच्चे थोड़ा, यहाँ का रिजल्ट भी डाउन ही रहता है सभी यूनिवर्सिटी की अपेक्षा। इसी के बावजूद वही मैं बताना चाहता हूँ सर, मैं यहाँ की जो चीजें होती हैं, रिजल्ट इतना डाउन रहता है हर बार। बीएससी में तो मुझे लगता है 60 से 65% बच्चे फेल हो जाते हैं फर्स्ट ईयर में, और उसके बाद भी जो बच्चा 3 से 4 दिन अच्छी मेहनत कर लेता है, थोड़ी सी रटी रटाई चीजें पढ़ लेता है, और उसके बाद भी वह एक औसत अंक पासिंग मार्क पा जाता है।
तो कहीं ना कहीं कमियां जो हैं, उस कमियों की में सुधार की जो आपने बताई कि हाँ ऐसा कुछ किया जाता है, उसके लिए शायद हमारे सभी लोग ध्यान देंगे, या फिर जो भी होगा। हाँ, असल जैसे में ये दोनों तरफ का, इसीलिए बहुत जल्दी हम विद्यार्थी भी हमारा उस स्तर पे आए। जी विद्यार्थी भी, जो आप कह रहे हैं फर्स्ट टाइम बच्चे फेल हो जाते हैं। जी अब गणित में आप सवाल लगा के आए रहते हैं 12th तक, यहाँ गणित एज ए लैंग्वेज हो जाता है, मैथमेटिक्स एज ए लैंग्वेज हो जाता है। रियल एनालिसिस बच्चे को समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है। तो अब इसको मैं अभी तक इसको डिकोड नहीं कर पाया हूँ, कैसे कर पाएंगे मैथमेटिक्स के लोग। फिजिक्स में तो मुझे समझ में आता है कि अगर हम बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट अभी भी देते रहे तो बच्चा कवर अप कर लेगा, लेकिन मैथमेटिक्स के लोगों को समझना पड़ेगा कैसा बच्चा, बस इतने बच्चे मैथमेटिक्स में फेल होते हैं जी, क्योंकि वो ऐसे लैंग्वेज हो जाता है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उन बच्चों के लिए। मतलब मेरे जैसे बच्चे थे जो समझ, थोड़ा बहुत हम लोग अच्छे बच्चे थे, तो हम उससे वैसे रियलाइज करने लगे थे कि क्या अलजबरा है, क्या रियल एनालिसिस है। सर लगे हाथ में इसी में एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। कमियां आपने बताई किस तरीके से नहीं, क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए या कैसे होना चाहिए। तो अगर बच्चा खुद से उस पर कुछ प्रैक्टिस करना चाहे, हाँ। आपने कहा कमियां दोनों तरफ से होती हैं सर, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय या किसी भी विश्वविद्यालय या जो भी छात्र देख रहा है, उसको मतलब किस प्रकार से अपना सुधार करना चाहिए, पढ़ाई का कौन सा वे रखना चाहिए कि आगे जाने के बाद, जैसे आप कहे कि मैं फिजिक्स ISSC जान के मतलब जाके ही जान पाया कि फिजिक्स है क्या, वास्तविक फिजिक्स, तो यह उसको आगे आने वाले छात्र हैं उनको ऐसा जो है चीज ना फेस करना पड़े कि वहां जान के उनको पता चले कि फिजिक्स या मैथ है क्या, हम अब तक गलत पढ़ रहे थे, हाँ। मतलब गलत तरीके से पढ़ रहे थे। देखिए, एक तो क्या है ना जी कि क्लासेस लेना बहुत जरूरी है। हम ये यहाँ पर एक गलत ट्रेंड आ गया है। जी देखिए, हम लोग बहुत अच्छे पढ़ने विद्यार्थी थे, क्लास से हम आपको बहुत बताएं कि बहुत मुझे क्लास से फायदा एडवांटेज बहुत जगह नहीं दिखता था, जी यूनिवर्सिटी में तो एकदम नहीं दिखता था, लेकिन तब भी क्लासेज लेते थे। जी क्लासेस बच्चों को लेना चाहिए। आजकल वो यूट्यूब पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं बच्चे। जी यूट्यूब पे सही लेक्चर ढूंढ लेना ये आसान काम नहीं है। हम लोग अब टीचर हो गए हैं, सब्जेक्ट को अच्छे से जानते हैं, थोड़ा और अच्छे से पढ़ाने के लिए हम भी यूट्यूब में लेक्चर ढूंढने जाते हैं, और हमारा आधा घंटा इसी में चला जाता है। कौन सा वही लेक्चर सुने, हमको लगे तो बेकार है, हमको तो कुछ नया मिलेगा नहीं, आगे बढ़े। तो एक नया अच्छा लेक्चर ढूंढना, मैंने अच्छा लेक्चर ढूंढना, ये बहुत टेढ़ा काम है, इसमें एक्सपर्टाइज होना जरूरी है। इसलिए बच्चे जाते हैं खट से यूट्यूब पे पहला लाइन लिखते हैं और जिसका लेक्चर सुनना शुरू कर दिए, तो आपको फायदे का नहीं है। जी तो बहुत जरूरी है कि आप अपने लेक्चरर को सुनिए, क्योंकि आपके उसका बीच बॉन्ड है ना, आप उससे कुछ पूछ सकते हैं। टीचर से मिलिए, ज्यादा ज्यादा उससे मिलिए। जी बहुत कुछ नहीं कर, टीचर आपको बहुत हुआ तो डांटेगा कि आप पढ़ते नहीं हो यार, ये और क्या करेगा। उसके अलावा आप किताब पढ़िए, प्रयास करिए किताब पढ़ने का। मेरी जो भी जीवन में सफलताएं हैं अपने विषय में, वो केवल किताब से आई है। जी किताब से आई है, ISC के प्रोफेसर और किताब, उसी से आई है। मैं किताब खूब पढ़ाऊं, अच्छी किताबें पढ़ाऊं, जम के किताब, तो किताब पढ़िए। जी इस जब ये सब आप कर ले जाते हैं ना, तो अपने आप आपकी बुद्धि खुलने लगती है, बुद्धि आपकी खुलने लगती है। अब बुद्धि खुलने लगती है तो आपको जरूरी है कि आप फिर कॉम्पिटिटिव लेवल से आप चीजों को कर सकते हैं। जी मैं यहाँ पर एक मित्र को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मेरे एक साथी हैं डॉक्टर विनीत कुमार सिंह, इसमें गोरखपुर विश्वविद्यालय में हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फिजिक्स के। यहाँ से इन्होंने यूनिवर्सिटी से PhD किया, मेरे साथी थे, और फिर ISC में आए पोस्ट डॉक के लिए। तो हम लोग जो फिजिक्स पढ़े वो बहुत ज़्यादा उनकी भी देन है। वो नई नई किताबें लेके आता था, नई नई मतलब ढूंढ ढांड, हम लोग तो कभी किताब ज़्यादा ले, एक किताब मिला पढ़े, वो कई नई किताबें, कंपटीशन के हिसाब से किताबें, उसका सवाल पूछना, तो बहुत बढ़िया साथी था। उसका वो सवाल पूछे तो हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते समझते दिमाग लगाते थे। ISC में जब हम लोग लगभग फिजिक्स छोड़ दिए थे, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था, वो इंस्ट्रूमेंटेशन में थे। लंच के बाद हम 1 घंटा कॉफी पीते थे, लंच के बाद 1 घंटे कॉफी पीते थे। उस 1 घंटे में हम फिजिक्स के बेसिक डिस्कस करते थे। मैं था, एक था, और मेरे साथी है राजकुमार सरकार जो MNIT में है। हम तीनों लोग 1 घंटे फिजिक्स डिस्कस करते थे। वो हमें, ऐसा मेरा मानना है, जनता विद्यार्थियों क्या राय है, जो लोग कहते हैं, एक अच्छा टीचर बनने में हमें बहुत योगदान देता है। मैं अपने बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं विनीत के बारे में बता सकता हूँ। विनीत के बारे में मेरा खुद असेसमेंट है और विद्यार्थियों से असेसमेंट है, विनीत बहुत अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हैं। जी कोई भी रटाए, वो भी सब उनको उनसे पूछेंगे तो ISC की देन बताएंगे। जी जी वहीं पर उन्होंने भी सीखा कि फिजिक्स बेसिक से ही आगे बढ़ती है, स्टेटमेंट से आगे नहीं बढ़ती है। ISSC की बात आप किए सर, और
एकेडमिक की बात हो ही रही है, मैं विश्वविद्यालय की चीज़ों पे बाद में आऊँ। एकेडमिक के इस रो में मैं बात आईएससी की भी कर लेता हूँ। हर छात्र जाना चाहते हैं आईएससी। हर जो छात्र साइंस का होगा एक बार जरूर रिसर्च करने के लिए में अगर आगे जाना चाहता होगा तो जरूर जाना चाहेगा। क्या करना चाहिए उसको? देखिए, एक तो बड़ा बेसिक है कि आपके पास थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए विषय की। जी दूसरा एक मैंने कारण बताया कि आपके पास एक गुरु होना चाहिए। जी। मैं जब आईएससी में गया था तो मैं इकलौता स्टूडेंट था इलाहाबाद से, अच्छा इकलौता। उसके 2 साल बाद हम लोग कुल 12 लोग थे। उसके अच्छा। 2 साल बाद अरे वाह। कुल 12 लोग थे। मुझे लगता है कि 2 पीएचडी में आए और बाकी सभी लोग पोस्ट डॉक में आ गए। पूरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट पोस्ट डॉक के रूप में उठ के चला है। अभी आप देखेंगे श्याम प्रसाद मुखर्जी में विष्णु जी हैं, नीलेश राय सर हैं हमारे सीएमपी में। तो ये सभी लोग वहाँ पर पोस्ट डॉक के रूप में थे। मैंने बताया राजकुमार सरकार भी आ गया हमारे साथी, ये भी थे, क्या नाम, विनीत। कुल 12 लोग हम लोग थे। यह चीजें कहीं ना कहीं होता है कि एक फील्ड में जब होता है ना, एक कहावत होती है कि घर का एक व्यक्ति किसी फील्ड में हाँ। निकलता है हाँ, तो उसमें देखिए बड़ा बड़ा प्रॉब्लम ये था उस समय। अब जी। तो बहुत ओपन हो गया। अब तो लोग दूर तक जाना नहीं चाहते। ऐसे नहीं कि यहाँ लोग जो लोग पढ़ रहे थे उनको सब्जेक्ट नहीं आता था। जी ये लोग कोई दूर जाना नहीं चाहता। हम बलिया गाजीपुर से इलाहाबाद आ गए हैं। अच्छा, जी। उद्देश्य तो यही था कि भाई बनना है हम लोग को आईएएस अफसर सबको। जी। तो यहीं से आईएएस अफसर का रास्ता खुलता है। आईएएस बनने निकला हाँ। लड़का यही रुकता है। यहीं रुकता है। या तो वो हाँ, दिल्ली जाएगा, यहाँ तो बेंगलोर कौन जाएगा। कौन जाएगा? और कहाँ हम बंगलोर? लोग भी बेंगलोर के लिए कभी सोचे नहीं थे। जी एक प्रोफेसर साहब थे, मुझे जब मैं थोड़ा सा उनका सर का नाम कंफ्यूज, मैं भूल नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ इसलिए मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। जी। बड़े नामी प्रोफेसर थे। उन्होंने एक बार क्लास में बोला था कि अगर तुम लोग आईएससी चले जाओ तो तुम लोग का जीवन सफल हो जाएगा। जी। तो वही हमने नाम सुना था आईएससी का। आईएससी जाने की चाहत कब हुई? ग्रेजुएशन में ही? नहीं, कुछ नहीं, मैंने नहीं। बताया ना, कोई हमारा रिसर्च का कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। जी मैं एक अच्छा पढ़ने वाला विद्यार्थी था और मेरा फुल स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था। जी उससे मुझे लगता था कि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स के द्वारा समाज बदल दूंगा। जी बाकी मेरा और कोई भाव नहीं था। आईएससी मैंने कहा ना कि वो प्रोफेसर साहब के लेक्चर में सुना था, जी और एक हम जो याद करते हैं एब्रेशन, आईएससी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, जो छोटे जनरल नॉलेज किताब में याद करते, 2 ही बार सुना था। जी। जो सर मेरे मुलाकात सर क्या वो मुलाकात हुई और मैं भी अब यहाँ से भटकाव हटना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि आप पीएचडी करने के लिए आईएससी में आइए, और तब मैं मूड बना लिया कि अच्छा। मुझे एक अच्छा मिल गए मुझे गुरु, और उनकी बातों से मुझे लग गया। मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं ज्वाइन कर लिया आईएससी। अरे वाह। और यह मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मानता हूँ कि बढ़िया। उससे मैं एक शिक्षक विद्यार्थी के रूप में, शिक्षक के रूप में बहुत मैं ट्रेंड हुआ। यह सब हुआ राजनीति से मोह भंग होने के बाद। हाँ, या फिर मैं इसको कहूँ मोह तो भंग मत कहिए। हाँ जी, मैं कहूँ संभावनाएं खत्म होने के संभावनाएं बाद खत्म हो गई। मैं बड़ी हाँ, ईमानदारी से कहूंगा, जी जी उससे मेरी यही इच्छा थी कि मैं छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव जीतूं। जब बहुत मुझे लग रहा था कि मैं जीत जाऊंगा, मेरे पास बहुत एक अच्छा सपोर्ट था। मैं पढ़ने वाला विद्यार्थी था, जी बच्चों के साथ रहता था। साइंस वाले लोग बहुत राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, हम लोग ईमानदार लोग थे, इसलिए चल जाता था। मेरा आप समझिए कोई दलबल नहीं था वहाँ। उस समय विश्वविद्यालय में छोटा चुनाव जीतने वाला, न चुनाव जीतने वाला भी 4 गाड़ी से चलता था। वाह। मैं चुनाव जीतने के बाद भी मुझे मेरे सीनियर कहीं ले जाते थे। अमर सिंह के यहाँ, मुलायम सिंह यादव जी का मुलाकात हुआ, मैं नमस्ते करता था, मैं चला आता था और मैं अपने कमरे में पढ़ता था। मेरे जो साथी थे बहुत कहते थे कि भैया पार्टी होना चाहिए, तो मैं अपने सीनियरों से कहता भैया पार्टी करा दीजिए, हॉस्टल के लोगों को पार्टी करा देते। जिंदाबाद। हम अपने में ही मस्त है, क्योंकि मेरा उद्देश्य था कि मुझे अगला, मैं बीएससी पास किया, मुझे तुरंत एमएससी का एंट्रेंस निकाला था। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस निकाला, वो बीएचयू निकाल लिया, इलाहाबाद में यही कर लिया। तो मेरा अपना था कि मुझे अपना उद्देश्य कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि यही मेरा मेन दायित्व है। जी। बात में भटकाव हो रहा, सौभाग्य था, ईश्वर का लिखा हुआ था। वहाँ चुनाव यहाँ बंद हुए और मैं अपने जगह पे चला गया। बंगलौर तो घूम लिए, आते हैं इलाहाबाद पे पिछले दिनों में। आपने ग्रेजुएशन किया, फिर पीजी किए, पीजी के लिए कैंपस पहुंचे, वहां से जो है हॉस्टल में भी रहे। सर चरण बनर्जी हाँ छात्रावास की है, आप इनमेट भी रहे। क्या एक्सपीरियंस रहा यूनिवर्सिटी और हॉस्टल का? देखिए, हॉस्टल जो है अब का स्थिति, मतलब मैं बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ पहले की तुलना में। पहले के जो हॉस्टल की जो एक बॉन्ड था लोगों के बीच, बड़ी शानदार। मैं हॉस्टलर हूँ जी, लेकिन मैं उसका बहुत
कम समय उपयोग कर पाया, तो उसका मुझे एक तरह से हमेशा क्या कहते हैं कि कंप्लेन रहेगा। जी। होता क्या था कि मैं ऑलरेडी छात्र नेता के रूप में आया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। अच्छा। तो जब आप थोड़ा थोड़ा छात्र नेता में प्रैक्टिकल बड़ा हो जाते हैं ना, तो आप बहुत कम लोगों से मिल पाते हैं आत्मीयता में, क्योंकि आप थोड़ा आपकी भीड़ में भी आपके पीछे एक भीड़ हो जाती है। जी। तो आपसे जब मेरा आत्मीय मुलाकात होना होगा तो मुझे 10-20 मिनट आपके साथ बैठना होगा ना, वो हो नहीं पाता है ना। तो बहुत कम समय मैं छात्रावास में दे पाया। अच्छा, मुझे पढ़ना भी लिखना होता था, तो मैंने कमरा वहाँ भी ले रखा था बघाड़ा में अच्छा। पढ़ने के लिए। अरे वाह। एग्जाम के टाइम में वहाँ भाग जाया करता था, वाह। तो वहाँ मैं पढ़ता था। तो लेकिन आज भी जो मैं उस संबंध है, जैसे मेरे एक सीनियर है इसमें रेलवे में बड़े अधिकारी हैं, श्री निर्भय नारायण सिंह जी, जी। वो हमारे पीसीबी के सीनियर हैं, मेरे बलिया के हैं। वो जब मैंने उन्हें अपना परिचय दिया तो केवल हॉस्टल के नाम पे वो इतना गदगद हो गए। वाह। वो तुरंत जो है मुझे इतना सम्मान दिए। ये इलाहाबाद ही देता है, हाँ, मुझे लगता इलाहाबाद। है इलाहाबाद हाँ, देता है। मुझे तुरंत वो बोले कि यार प्रेम, बलिया के लिए हम लोग कुछ करना है। मैंने कहा सर जैसा आप आदेश दीजिए। उनका एक बहुत बड़ा प्लान के तहत वो बलिया में कार्य कर रहे हैं। जी। हाँ, एक पूरा रोड मैप बनाए थे। तो इससे बहुत सारे साथी हमारे, आज भी अगर मुझे कोई जरूरत हो जी। तो मैं पीसी बनर्जी में अपने जूनियर्स को, अपने साथियों को याद करता हूँ, जी। क्योंकि मुझे बहुत बड़ा खुशी था कि अभी पीसी बनर्जी के जो वार्डन थे, हर्ष सर तो उसके मेन है, वार्डन सुजीत जी थे, हमारे बहुत अच्छे जी। साथी थे। तो उनके थ्रू हम लोग बड़ा वहाँ परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे थे। अभी एक कार्यक्रम हुआ बड़ा सा, हाँ, तो एलुमनाई सब आए थे। हॉस्टल, जी। सभी हॉस्टल, जी। और आप किसी भी यहाँ पे लोग पकड़े हो, किसी हॉस्टल से संबंध है, और हॉस्टल के थ्रू आप जो एक कहते हैं ना कि डिकेड्स का संबंध हो जाता है। आप कहीं जाइए, आज की डेट में मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं कि मैं बहुत जुगाड़ी व्यक्ति हूँ, स्लैंग है ये वर्ड, मैं बहुत जुगाड़ी व्यक्ति हूँ, मेरा बहुत पावर है। असल में ये सब चश्मे देखने का नजरिया है। मैं इलाहाबादी हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रोडक्ट हूँ। संबंध मैंने बनाए हैं, उस संबंध का रिजल्ट है। मैं कहीं भी जाता हूँ इलाहाबाद का परिचय देता हूँ, मैं इलाहाबाद से पढ़ा हूँ, इलाहाबाद में हूँ, पढ़ाता हूँ, हाथों हाथ लोग लेते हैं। वाह। और इतना सीनियर जूनियर का संबंध है, और इलाहाबाद उर्वरा भूमि रही है। हर आप लोग यहाँ खड़े हैं, पता चला कल के आप बहुत बड़े मीडिया रिपोर्टर हो जाएंगे। जी। मेरा एक जूनियर देखिए आज तक में, वो अभिषेक चतुर्वेदी एंकर है वो आज तक में। तो हाँ, तो हम ये उर्वरा भूमि है, आपके सब सहयोगी मिल जाएंगे, इतने लोग मिल जाएंगे। तो आप उसको जुगाड़ी कहिए चाहे पावरफुल कहिए, आप भी पावरफुल है। आपको कोई जरूरत पड़ेगा, आप मुझसे याद करेंगे, सर हमारी ये जरूरत है, मैं किसी और को याद करूंगा, आपका काम हो गया। जनता आपको भले जुगाड़ी कहेगी जी, लेकिन ये संबंधों का है। मैं यहाँ दो पहलू देखा हूँ सर। पहली चीज, आप राजनीति को बताते हैं कि डिस्ट्रैक्शन था एक समय के लिए थोड़ा सा। फिर आप की बातों से मैं अगर समझा जो कि वहां से एक बड़ी उपलब्धि मिली और एक बड़ी अच्छी दिशा मिली, बड़े अच्छे लोग मिले। कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव रही राजनीति, छात्र राजनीति आपके देखिए, जीवन में? हाँ, इसीलिए मैं बार बार जो है मोह भंग वाले पर को रोक दे रहा हूँ। जी। मोह भंग नहीं है। जी। मैं शुरू से राजनीति में, मैं क्लास 8th में, जी। मैं विद्या भारती से पढ़ा हूँ। जी। वहाँ पर एक छात्र संसद का निर्माण होता है, विद्यार्थियों का, छात्रों का। जी। मैं छात्र संसद में सांसद बना था जब 8 में, कक्षा 8 में। आप सोचिए कि ये बीजारोपण पहले से है। ऊँट के पांव पालने में दिख हाँ, ये जाते पहले हैं। से। तो राजनीति से मेरा कभी कोई मोहभंग नहीं। मैं राजनीति में हमेशा इन्वॉल्व रहता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं यहाँ से गया, आईआईसी गया था, तो मैं सोच के गया था कि कोई राजनीति नहीं, केवल रिसर्च, केवल पढ़ाई। इसीलिए मैं आईआईटी कानपुर में एडमिशन नहीं लिया, आईआईटी दिल्ली में एडमिशन नहीं लिया। अभी कुछ ही 2 दिन पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक बच्चा पीएचडी कर रहा है, मतलब मास्टर कर रहा है, पीएचडी में उसको सिलेक्शन मिला है बाहर आईआईसी में, तो उसको कानपुर में मिला। उसने मुझे पूछा, सर मैं कानपुर जाऊँ क्या आईआईसी? नहीं, देखो मैं तुम्हें नहीं जानता तुम क्या निर्णय लोगे, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने क्या निर्णय लिया। मैं नहीं चाहता था डिस्ट्रैक्शन, इसलिए मैंने कानपुर में एडमिशन लिया, ना दिल्ली में एडमिशन लिया। मैं सीधा आईआईसी चला, या तो बॉम्बे चाहता था या तो आईआईसी जाता था, आईआईसी चला गया बंगलौर। मैंने सोचा था कि मैं कोई राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन जो इसके अंदर जो होता है वो उसको याद कर लेता है। जी। मेरा स्कॉलरशिप रुक गया क्योंकि हम लोग JRF CSIR के थे। CSIR 2 महीने का गैप लगाता है, भाई 2 महीने का स्कॉलरशिप नहीं मिला।
वहाँ के लोग कहे कि आप इंस्टीट्यूट फेलोशिप ले लीजिए, आपको रेगुलर मिलता रहेगा। मैंने कहा नहीं, इंस्टीट्यूट फेलोशिप नहीं, CSIR ही लेंगे। जी तो वहाँ थोड़ा मैं ऑफिस आना जाना होना शुरू हो गया। जी तो जो पुरानी स्किल थी मेरी वो फिर सामने आ गई। फिर वहाँ पर लोगों को पता चल गया, कुछ लोगों को, कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एक नेता आया है। तो वहाँ हमारे एक सीनियर थे जो छात्र संघ, वहाँ पर भी छात्र संघ होता है, स्टूडेंट काउंसिल, उसका चुनाव लड़ना चाहते थे। तो हम लोग रात में चाय पर बैठते थे। उन्होंने कहा यार मेरे जो चुनाव लड़ना है और मुझे तुम कैसे करोगे। मैंने कहा चुनाव लड़िए। तो उस समय 2000 की स्ट्रेंथ होती थी वहाँ स्टूडेंट की, 200 चुनाव वोट पाते थे दोनों कैंडिडेट, और 10 वोट के मार्जिन पर जीत हार हो जाती थी। अच्छा हाँ मैंने अपने 200 वोट पाते थे वो लोग। मतलब सोचिए कि 200 लोग उन्होंने वोट ही नहीं दिया। अच्छा हाँ, 400 वोट को पढ़ने लिखने वाले छात्र। हाँ, और जबकि वहाँ वोटिंग कुछ नहीं है, मेस वोट के नीचे वोटिंग होती है जी भोजन करिए वोट मारे, तब भी नहीं। हाँ मैंने कहा आप चुनाव लड़िए। चुनाव लड़ा गया मैंने, और पैनल बनाया, ऑल इंडिया पैनल। जी अध्यक्ष अगर उत्तर प्रदेश का है तो हमारा महामंत्री जो होगा, सेक्रेटरी जो होगा वो आंध्रा का होगा, ठीक है। एक राइट विंग, वहाँ लेफ्ट का ज्यादा होगा, राइट विंग का एक पैनल बनाया मैंने, जो लोग राष्ट्रवाद के प्रति वो रखते हैं। और हमने चुनाव दिया डोर टू डोर कैंपेन। आप लोग अगर तथागत अवतार तुलसी का नाम जानते हो, अब के बच्चे नहीं जान रहे हैं, बिहार के बच्चे जानते हैं। वो उन्होंने सबसे कम उम्र में मास्टर, सबसे कम उम्र में PhD, IISc बेंगलोर से उन्होंने PhD किया, 12-13 साल में मास्टर किया उन्होंने। जी बिहार के हैं। सबसे कम उम्र में वो IIT बॉम्बे में प्रोफेसर भी हो गए थे। अच्छा सबसे कम उम्र की सबसे कम पढ़ने की थीसिस उन्होंने लिखी है क्वांटम पे। वो लास्ट ईयर के स्टूडेंट थे वहाँ पे। अच्छा वहाँ पे लास्ट ईयर के स्टूडेंट थे, और वो IIT बॉम्बे गए थे इंटरव्यू देने। मैंने उनको भी फोन करके चुनाव वोटिंग के लिए फोन करवा लिया अच्छा था। तो वही कहे भाई गजब का प्रचार था कि मैं वहां था, वहां भी मुझे फोन आ गया कि आपने वोट दिया कि नहीं दिया। तो चल। पहली बार इस तरह का वोट पड़ा था। कुल हम लोग 800 वोट पाए थे। अच्छा 200 हमारा जो प्रतिद्वंदी था 200 पाया, वही अपना पुराना वोट 600 के मार्जिन से हम लोग चुनाव जीते। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक पौध, हाँ, वहाँ जहाँ पे। 200 वोट पड़ता था, दिलवाया 1000 वोट और मिले उसमें से 800। हाँ, यही आंकड़ा था। यही आंकड़ा, हाँ जी। और उसके बाद फिर मैं प्रेसिडेंट काउंसिल में चला गया। फिर जिमखाना का चुनाव होता, मैं वहां चला गया। वहां ये था कि मेरे खिलाफ कोई लड़ता नहीं था। मतलब राजनीति जो है पीछा नहीं छोड़ रही थी, या हम खुद राजनीति नहीं छोड़ वही मैं वहां पर समझिए कि पहली बार मेरे जाने के बाद संघ के बड़े प्रधान जो आज महासचिव BL संतोष जी हैं जी, वो संघ में के उस समय संगठन मंत्री थे दक्षिण के, वो शाम को हमारे यहाँ फिर आके चाय पीने लगे, शाखा लगने लगी। फिर वहां पे जो सांसद और विधायक, जो वहाँ का मंत्री विधायक होता है, वो बहुत रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लोग एंट्री करते हैं लेकिन कोई किसी मतलब नहीं रखता। जी वो सुबह टहलने आते थे। जी फिर वो उन्होंने मुझे बात किया, फिर वो सुबह सुबह मेरे साथ टहलने लगे। जी। तो हम लोगों ने फिर छोटे मोटे बहुत सारे उनसे प्रोजेक्ट करवाए अपने कैंपस में, जो समाज सेवा के काम थे। जी। तो उनका बड़ा, वो हमेशा किसी भी बड़े प्रोग्राम, बाद में वो मुख्यमंत्री बने यहाँ के कर्नाटका के, तो हम लोग को इन्वाइट करते थे कि आप लोग बताइए प्रेम प्रकाश जी कि कैसे हम लोग करें। मैं भी चुनाव था उनका फिर से, तो मुझे आमंत्रित किए थे प्रचार के लिए। और हमेशा वो अभी भी रहते हैं कि हम लोग कैसे, आप लोग अच्छे दिमाग हैं, IISc के लोग हैं, कैसे हम लोग समाज सेवा करें। और वो बंदा टेक्नोक्रेट की तरह है, डॉक्टर, खुद डॉक्टर है, टेक्नोलॉजी के साथ अपने, और इसीलिए चाहे उनकी सरकार जाती है आती है, वो चुनाव जीतते रहते हैं बड़े मार्जिन से। वाह। तो वहाँ भी हम लोग का ये रहा। वहाँ से मैं चला गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ एसोसिएशन था स्टूडेंट्स का, उनका भी मैंने नेतृत्व किया। और फिर वहाँ से फिर मैं वापस आ गया। जी। तो राजनीति कभी छूटता नहीं, मैं हमेशा आज भी राजनीति में इन्वॉल्व रहता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा राजनीति में मेरे गुरु, मेरे जो PhD स्टूडेंट थे वो मुझे कहते थे नेताजी, तो मैंने उनको रोका, मैंने सर नेताजी मत कहिए, मैं लीडर हूँ, नेता नहीं। तो उन्होंने कहा ये दोनों डिफरेंस, हमने कहा सर डिफरेंस है, नेता चूंकि अभ्रंश हो गया, नेता को वही रोड पर घूमने वाले को नेता मानते हैं, मैं लीडर हूँ, मैं चेंज करने के लिए हूँ, मैं लोगों को अपने साथ लेके खड़ा रखता हूँ, मेरे पीछे 100 लोग खड़े होंगे बड़े काज के लिए, कंस्ट्रक्टिव काम करूंगा, डिस्ट्रक्टिव काम नहीं करूंगा, ये लीडर है मेरा। मैं एकेडमिक लीडर बनना चाहता हूँ, मैं सोशल लीडर बनना चाहता हूँ, पॉलिटिकल लीडर भी बनना चाहता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं छुटभैया राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, ये तय है। मैं लीडर हूँ, नेता नहीं। नेता ये जी। क्या चाहते हैं, वर्तमान राजनीति में छात्रों का होना जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मैं आज आपको जो बोल रहा हूँ जी, मैं एक और व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा, डॉक्टर शाहनवाज आलम जी हैं जी। इस समय कांग्रेस के हैं, बिहार प्रदेश के प्रभारी हैं, सब प्रभारी हैं साहब जी।
वो लोग बलिया के ही रहने वाले हैं सर। जी जब हम लोग यहाँ आए थे तो लेफ्ट की राजनीति करते थे, और लेफ्ट की राजनीति में आप समझिए कि उनने हम लोगों को एक तरह से राजनीति के प्रति प्रेरित किया। जी उनके अब सुनते थे भाषा तो लगता था अरे वाह क्या बात है, चेंज का इस ऐसे ही चेंज होना चाहिए। तो हम लोग पहले वामपंथ की तरफ उनका हम लोग का जुड़ा हुआ उनके द्वारा। तो राजनीति बहुत जरूरी है, हम सीखते हैं बोलना, गलत को गलत बोल देते हैं, ठीक है, पढ़ना सीखते हैं। ऐसा थोड़ा है कि बिना पढ़े आप बोल रहे हैं, नहीं नहीं वो तो है। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पुरानी परंपराओं को देखिए, आपको लगता होगा ये लोग जो भी छात्र नेता तो कितना पढ़ते थे, बिल्कुल कितना जानकारी रखते थे, उदाहरण हमारे हाँ, सामने है। संबंध कितना बनाते जी थे। लिंग दोह में आया, देखिए मैं इसके बड़ा विपक्ष में हूँ कि लोग कहते हैं कि छात्र संघ जो आंदोलन वो बहुत ही अराजक हो गए थे। अरे समाज आपका अराजक हो गया था तो छात्र संघ क्यों नहीं अराजक होगा? मैं हमेशा मानता हूँ समाज ही दृष्टिकोण तय करता है। आप देखिए उस समय उस दौर में 90 के दौर में देखिए आपके जितने बाहुबली तो चुनाव लड़ रहे थे। जी 90 का दशक देखिए सही जी, बाहुबली चुनाव लड़ रहे थे। तो अब बाहुबली चुनाव लड़ रहा है, समाज चुनाव उनको लड़ रहा है, और छात्र नेताओं को आप कहें कि नहीं आप बड़ा अच्छा बनिए। अरे भाई समाज ही खराब होता जा रहा था तो वो भी खराब हो रहे थे। अदरवाइज हमारे पुराने छात्र नेताओं को देखिए, जब समाज बढ़िया था तब पुराने छात्र नेताओं को देखिए। मैं फिर नाम भूल रहा हूँ, मेरा पुराना परिचय नहीं था लेकिन अभी बीच परिचय हुआ, आजमगढ़ के हैं, हमारे विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं उसमें ड्यूरिंग इमरजेंसी, रामानुज या राम लखन सिंह कुछ नाम है, आजमगढ़ के हैं। जी जी आज भी वो रिक्शे पर चलते हैं और उनकी बातों को देखिए, फेसबुक पर लिखते हैं, कितना शानदार। वाह। और उस समय के लोग हैं जब आपको ढूंढे नहीं मिलते थे लोग, उस समय के लोग छात्रवृत्ति करने वाले चुनाव जीत जाते थे तुरंत। जी ईमानदार व्यक्ति, गांव से निकला एक लड़का, एक हाँ। देहात से निकलता है लड़का और पहुंच के इलाहाबाद में चुनाव लड़ता है, लेकिन वहां से राजनीति भी तय होती है। ऐसा एक के साथ नहीं, कईयों के साथ हुआ हम लोग का देखिए चुनाव लड़ने जी। कोई योजना नहीं थी। जी हम लोग ऐसे घर से थे जहाँ चुनाव लड़ने, मैं चुनाव लड़ा, मैं देखिए चुनाव भी नहीं लड़ा। मैं आपको बताता हूँ मैं चुनाव लड़ा, मुझे चुनाव लड़ाने की कला मुझे मालूम थी। मेरा पार्टनर चुनाव लड़ा जी और हमने सभी 8 के अगेंस्ट उसको चुनाव जिता लिया। अगले साल भी मेरा नाम होने लगा चुनाव लड़ने, लेकिन मुझे डर था कि मेरे पिता जान जाएंगे और ये वो। मैंने मना किया, मैं नहीं लड़ूंगा। चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी चाहिए, बिल्कुल वो भी नहीं था, घर से मिलेगा नहीं। जी मैं एक व्यक्ति को लड़के को चुनाव लड़ने के लिए देखा, चुनाव लड़ते हुए देखा कि उसका बैनर पोस्टर लग गया। मैंने कहा चुनाव लड़ेगा, अच्छा उपाध्यक्ष पोस्ट पर भी मैं क्यों लड़ा ये भी समझिए। मुझे अध्यक्ष के लिए कहा गया, मारपीट हो गया, हॉस्टल के लोग थे हम लोग, मारपीट हो गया। तो मैंने कहा नहीं, मैं इतना मतलब बेअंदाज लोगों का नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं फंस जाऊंगा। जी उपाध्यक्ष के महामंत्री के लिए मुझसे कहा गया तो मैंने कहा नहीं, ये भी नहीं होगा हमसे, कुछ कारण था वो भी नहीं हुआ। जी चुनाव से मैं दूर था, मैंने कहा मैं चुनाव कमान संभालूंगा। जी वो बच्चा देखा कि सीट उपाध्यक्ष की सीट थी वो खाली पहुंच गया। वो बहुत ही मतलब बेकार इंसान। मैंने कहा ये तो चुनाव जीत जाएगा तो कोई मतलब नहीं। मैंने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा अरे वाह। और मैं इसके अगेंस्ट तुरंत चुनाव लड़ गया। चुनाव नॉमिनेशन से कुछ देर पहले का चुनाव है। दुर्भाग्य से मैं अकेला जीता अपने पैनल से और कोई नहीं जीता। अच्छा मेरे पैनल से अकेला जीता और अध्यक्ष को दुर्भाग्य से अध्यक्ष को चोटिल हो गया। अध्यक्ष मतलब इन लड़ाई झगड़ों में तो अध्यक्ष 6 महीने थे नहीं तो मैं अध्यक्ष बन गया। अच्छा जैसे ही चुनाव लड़ा, बलिया में खबर हो गया जीता कि बलिया का एक लड़का चुनाव जीत गया है। वो बलिया का पहला लड़का था जो चुनाव जीता था। अरे वाह। लोग कचहरी में मेरे बाबा को शुभकामनाएं देने लगे। जी बाबा कहना ना हमारा बेटा पोता पढ़ने वाला है, ये सब काम नहीं करता है। पिताजी को भी लोग शुभकामनाएं देने लगे तो क्या नहीं हमारा बेटा पढ़ने वाला है। अच्छा मेरी प्लानिंग अभी थी कि अब मैं अपने यहाँ के गुरु से कहवाऊंगा कि मैं भाषण अवसर देखो, मेरे पिता जानते थे मैं भाषण अच्छा देता हूँ, तो भाषण अवसर दे के मैं चुनाव जीता हूँ। जी बलिया में इससे भी घटिया राजनीति, छात्र राजनीति होती थी। अच्छा वो जमीन पर लौट के पता मतलब खत्म एकदम खराब स्थिति। तो कोई भी देखेगा तो वही सोचेगा जी भाई इलाहाबाद तो तब बौद्धिक शहर था, लेकिन वो तो उसी हिसाब से सोचेंगे। तो मैं ये सोच ही रहा, तब तक अखबारों में आ गया था, कुछ लोग कटिंग दिखा दिए। जी मेरे पिताजी बहुत नाराज हुए, मुझे बुला के कहे तुरंत इस्तीफा दो। 2 3 4 5 एग्जाम्पल उन्होंने दिया। लोग पढ़ने वाले अच्छे लोग थे, इलाहाबाद गए इधर उधर बर्बाद हो गए, फलाना ढिमका, आज वो क्या कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है मैं इस्तीफा दे दूंगा। यहाँ आया, मैं सोचा इस्तीफा दे दूं, लेकिन जनता मेरी जो थी वो कह रहे कैसे इकलौते चुनाव जीते हो तुम, कैसे दो। मैं दोनों का सामंजस्य बनाते हुए मैंने कहा ना इस्तीफा दे रहा हूँ जी ना कुछ करूंगा,
चलेगा। चलिए इसी बीच एक आंदोलन हुआ आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। जी, 5-6 के हाँ, आसपास। 5 में ही हुआ है, 2004-5 2004-5 से हाँ जी। जहाँ पर विश्वविद्यालय मुरली मनोहर जोशी जी कह रहे थे कि विश्वविद्यालय इकलौता होगा, कॉलेजेस उसमें नहीं जुड़ेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। अच्छा तो हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पार्ट थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डिग्री मिलनी थी और जी, अब हमको डिग्री, बीसीसी बहुत अच्छा पढ़ाई होता था, लेकिन डिग्री अगर आप देंगे पूर्वांचल की तो कैसे काम चलेगा। उसका एक बड़ा आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में तोड़फोड़ सब हुआ, सब बहुत ज्यादा। उसमें मेरे ऊपर 22 मुकदमे आ गए, अच्छा हर सरकारी विभाग द्वारा 22 मुकदमे। तो मुझे लगा कि अब तो मुझे चुनाव ही लड़ना पड़ेगा, क्यों यही काम बचा है। इसी कारण था कि मैं फिर यूनिवर्सिटी में भी आके चुनाव ही लड़ रहा था। जी, सौभाग्य से सरकार बदली और सपा की सरकार आई, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुलायम सिंह यादव जी का, अमर सिंह जी का। मेरे यहाँ कुछ सहयोग साथ सीनियर सहयोगी थे, संजय भैया, समर बहादुर भैया, ये लोग मिल के। और इसमें आपके यादव जी हैं, नाम भूल रहे हैं, संग्राम यादव जी, संग्राम यादव, वो आजमगढ़, हाँ, अतरौलिया के अतरौलिया हैं, विधानसभा। हाँ, वो थे, धर्मेंद्र जी, भैया थे। धर्मेंद्र हाँ, यादव उस जी समय इस समय उस समय आजमगढ़ के विधायक, उस सांसद समय भी हैं। हमारे यहाँ वो थे, जी, हमारे विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे, हाँ हमारे सर। समय स्टूडेंट थे। अच्छा उन लोगों ने मिलके मेरा सब मुकदमा खाली कराया, क्योंकि मैं जी, 7 वर्ष उसमें जुड़ गया था। तो मुकदमा उन लोगों ने मेरा सब खत्म कराया। मैं फिर एक प्योर स्टूडेंट बना। अब तो फिर मैं एकेडमिक में आ गया। राजनीति घुमाव लेती है और मैं इसको दोबारा मोह भंग करके अपनी बातों को रुकवाना नहीं चाहूंगा, और वहां से फिर एकेडमिक में पढ़ाई जारी हो जाती है। जी। बढ़िया जीवन रहा सर आपका, मस्त जीवन रहा। हाँ। एक सवाल, क्या शिकायत रही? कोई शिकायत जीवन से रह गई है? देखिए, जीवन से कोई शिकायत नहीं है। अभी जी। आपने मेरा जर्नी देखा, जी, क्या शिकायत होगा। मैं यूजी का टॉपर था, मैं यूजी का बेस्ट ऑलराउंडर अवार्ड मिलता वो था। मैं यूनिवर्सिटी का भी फिजिक्स में अच्छा स्टूडेंट था, टॉपर नहीं था, बहुत अच्छा स्टूडेंट था। मैंने JRF सब पास किया है, वाह, ISC सबसे बड़े इंस्टीट्यूट से मैंने टॉप पढ़ाई की है। जी, मेरे रिसर्च मेरा बहुत बढ़िया है, मैंने बायो सेंसर बनाया है। मेरा नौकरी मुझे मिल गई तुरंत ही, ग्रेजुएशन होते मेरी नौकरी, तिलक के दिन मुझे नौकरी मिली है। मेरी जिस अरे दिन वाह, तिलक था उसी दिन मेरा नौकरी लगा है। मेरी एक प्यारी बिटिया है। वाह, हाँ, पत्नी का सहयोग है, मेरे विद्यार्थी सहयोग है, मेरे जो सहयोगी लोग हैं, मेरे जो सीनियर टीचर हैं वो मेरा बहुत सहयोग करते हैं। मतलब जूनियर जो होते हैं वो मेरा बहुत सहयोग है, प्रशासन का सहयोग है, मेरे क्षेत्र में सहयोग। अब मैं किस बात का शिकायत, जैसे शिकायतें आप देखने जाएंगे तो सुबह आपका पेट नहीं सही हुआ तो भी एक शिकायत है, लेकिन आप उन लोगों से तुलना में देखिए जो लोग अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, बिल्कुल, वही पढ़ाई किए हैं, लेकिन संघर्ष कर रहे हैं। तो जीवन से कोई शिकायत नहीं है। जीवन ने जो मुझे दिया है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। अब मुझे लौटाने की बारी है। जी, मेरे पिता एक हमेशा शब्द कहते थे बचपन में कि तुम्हें महान, वो कभी मुझे ये नहीं सिखाया डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो कहते थे महान बनना है। मैं बहुत इरिटेट होता था, तो फिलॉसफी इतनी समझ में आती नहीं थी, तो मुझे लगता है कौन महान कौन बनता है यार। मतलब मुझे 4 लोग घर में आए, बताओ क्या बनना है, नहीं बच्चों से पूछा था तो मैं बोलता था महान बनना है। तो मन में मेरा एक सवाल होता है, क्या एक तरह का सवाल है, प्रदर्शनी है कि मुझे महान बनना है। जी, लेकिन हम उस समय ऐसा सोचते हैं। संभव ये कहवाते कहवाते मेरे पिताजी ने ये बीज बो दिया कि मैं थोड़ा बहुत मानवतावादी रहा। जी, मुझे आज भी जो लोग परेशानी में होते हैं उनके प्रति मेरा दया भाव रहता है। जी, और इसके लिए मैंने कोई कोर्स वोर्स नहीं किया, कोई सोच नहीं किया। और ऐसा भी नहीं कि मैं राजनीति में करता था इसलिए, ऐसा कुछ नहीं। बस शुरू यही मेरा भाव था। और वो संभवतः एक प्रैक्टिस, पिताजी ने प्रैक्टिस करा दिया उसका था। तो मुझे आवाज हो प्रैक्टिस बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। कहते हैं ना कि आप अच्छे लोगों के बीच रहिए तो ऑटोमेटिक अच्छाई आ जाती है। जी। आप अच्छे सोच रख लेंगे, वही चीज है। पिताजी की बात आप कर रहे हैं। दूसरी चीज रही राजनीति। राजनीति से जुड़ा है समाज सेवा। मैं इन तीनों शब्द को मिलाकर एक और चर्चा आपसे करना चाहूंगा। आज कल आपके सानिध्य में एक सोसाइटी चल रही है, डॉक्टर ब्रह्मा प्रकाश सिंह मेमोरियल सोसाइटी। क्या क्रियाकलाप है सर उसके? देखिए, हम लोग इस सोसाइटी के बारे, ये मेरे पिताजी के नाम की सोसाइटी है जी, और ये अभी भी बनी है जी, काम हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं जी। आपको बताना चाहिए। सोसाइटी अभी बनी है, मैं बनी तो नाम तो लिखा गया था, हम लोग कभी मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया था। अभी 1-2 साल पहले ही रजिस्ट्रेशन हुआ, वो भी हमारे जूनियरों ने करा दिया है जी, जो इसमें लोग। तो जब मैं यहाँ आया, दुर्भाग्य था मेरा कि मेरा आने से पहले मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए।
अदरवाइज मुझे लगता है कि मुझे उनका गाइडेंस मिलता तो हम बहुत अच्छा काम कर पाते। कि मैंने जैसा कहा बीज उन्होंने बो दिया था, तो आते ही मेरा ये प्लान था। और आईएससी में एक नोटबुक ड्राइव चलता था, जहाँ जो प्राइमरी उनके स्कूल हैं, प्राइमरी के एजुकेशन की हालत सब जगह यही है, खराब ही है। तो जो प्राइमरी स्कूल है और जो वहाँ पर मतलब वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनके लिए हम लोग नोटबुक ड्राइव चाहते हैं। उनके लिए नोटबुक, पेन, पेंसिल अपने विद्यार्थियों सहयोग लेके, और उनके लिए क्लासेस लेना, कन्नड़ क्लासेस, इंग्लिश क्लासेस, कन्नड़ के लोग हैं तो इंग्लिश पढ़ाना, मैथ पढ़ाना, ये हम लोग करते थे। कि हमारी कोई ट्रेनिंग थी जी, वो ट्रेनिंग को ही मैंने यहाँ पर यूज अप्लाई किया। कर दिया जी। हाँ, तो मेरा पहला ये था कि हम बच्चों को शिक्षित करने, विज्ञान के प्रति शिक्षित करने का प्रयास करेंगे। जो मेरा पहला एक आइडिया लेके मैं गया था कि मुझे मालूम था कि मेरे यहाँ के अधिकतर लोग बहुत जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में कोई नहीं जाना चाहते। बहुत सारे विद्यार्थी थे जो अच्छे हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहते। लंबा पढ़ाई है, मेरे पिताजी आर्थिक रूप से मजबूत थे तो उन्होंने मुझे लंबा पढ़ाया। ऐसा मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी। मैं बीएससी के बाद से ही मैं फेलोशिप पे आ गया था जी। एमएससी मेरे फेलोशिप पे थी, पीएचडी मेरे फेलोशिप पे थी, सब कुछ फेलोशिप पे था। लेकिन तब भी उनका सपोर्ट तो था ही। इसी क्राइटेरिया को मैंने यूज किया और मैंने 4 फेलोशिप, पहले साल 1, बाद में मेरे और सहयोगी थे ईसीसी के, यूनिवर्सिटी के, आईएससी के लोग जो विदेशों में इस समय हैं। मेरे बहुत सारे साथी विदेश में, वही असली सहयोग करते हैं। मैंने असली नहीं तो ज्यादा सहयोग करते हैं, बाकी यहाँ के भी लोग सहयोग करते हैं। लेकिन चूंकि आप समझते हैं डॉलर को रुपीज में काउंट करने पर ज्यादा एक्टिव हूँ, और वो लोग थोड़ा दूर है तो एक अलग सा उनका प्यार भी होता है जी। तो हमने 4 फेलोशिप शुरू किया था, जिसके तहत कोई बलिया का लड़का हायर एजुकेशन के लिए बलिया से बाहर एडमिशन लेता है तो उसको हम प्रति महीने 1000 रुपया देते हैं। अच्छा, प्रति महीने 1000 रुपये, जब तक उसकी क्लासेस पूरी। हम बहुत, इससे बहुत कुछ नहीं हो जाता, लेकिन एक सहयोग हो जाता है कि वो हिम्मत कर सकता है। और भी मेथड होंगे नए, और भी मेथड कर सकते हैं कि 1000 रुपये पाएगा तो कुछ और भी मेहनत हो सकता है। दूसरा, एक तो ये सिंपल रेगुलर चलने वाला प्लान है, क्योंकि मैं हायर एजुकेशन में लोगों को काम हो गया। अब मैं हम लोगों को बड़ा सहयोग मिल गया। हमारे बताया मैंने निर्भय नारायण सिंह सर, ये IRTS है, रेलवे के अधिकारी हैं, हमारे यहाँ बलिया के ही एक गांव है अगैला दुतैला, वहाँ के हैं, और समाज के लिए बहुत एक तरह से चिंतित, और समाज के लिए अभी अमरनाथ जो है आपके सहयोगी हैं, इनके गांव भी गए थे। बाढ़ हमारे यहाँ आया था, बाढ़ जानते हैं कितना विभीषिका पैदा करता है जी। और हम लोग वो सब मतलब इलाहाबादी कल्चर है, उन्होंने जो भी अधिकारी हैं, रेड क्रॉस हेल्प करता है, उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ भी हेल्प कर दीजिए, और रेड क्रॉस को तो हेल्प करना है, उन्होंने बलिया में हेल्प कर दिया। बढ़िया, बलिया में बढ़िया हेल्प कर दिया उनको, लोग मतलब जो लोगों के लिए। तो हम लोग उसी कल्चर से हुए। तो ये था, उनका सहयोग मिलने के बाद हम लोग बहुत मास रूप में बच्चों के लिए, अभी हम आपको सूचना देते हैं कि विंटर में बच्चे जो तैयारी करेंगे, तैयारी कम्प्लीट, उनके लिए हम IITs के सभी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स को बुला रहे हैं उन बच्चों को गाइडेंस देने के लिए। तो ये 20 उसके आसपास से शुरू होगा, पूरी जनवरी चलेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू से, इलाहाबाद से, IIT रुड़की से, ये सभी लोग आएंगे 2 दिन का क्लास लेने के लिए। अधिकारियों को भी आना है, रेलवे के को भी कुछ लोग आएंगे, हमारे कुछ SDM सहयोगी हैं वो आएंगे, इन बच्चों को गाइड, तो बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे जी। तो एक ये, फिर हम लोग हर स्कूल में जाते हैं और नए बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनको हमें दिखाते हैं। जैसे मेरे भैया कहते हैं कि देखिए हम इसी गांव से, हम भी आपकी तरह पढ़े लिखे, मैं अधिकारी हो गया, प्रेम देखिए प्रोफेसर हो गए। तो हम लोग ये लगातार सप्ताह में 2 सप्ताह में कार्यक्रम होता है, वो भी छुट्टी लेके आते हैं, हमारी भी छुट्टी अगर लेना होता है लेते हैं, तो शनिवार रविवार में कार्यक्रम हम लोग रखते हैं जी। तो बहुत लोगों का ये होता है कि आप लोग इतना कैसे समय दे पाते हैं, तो हम लोग हर शनिवार रविवार भाग जाते हैं बलिया। हम भी शनिवार रविवार बड़ा मुश्किल से रुकते हैं जी जी। इस शनिवार रविवार देखिए हम लोग रुके हुए हैं, क्योंकि हम अभी गुवाहाटी से आए हुए हैं, इसलिए नहीं गए जी। तो आप शनिवार रविवार हम लोग बलिया शहर में रहते हैं। तो निर्भय भैया की एक बड़ी टीम है जो अलग अलग पैमाने पर शैक्षणिक कार्य करने के लिए हम लोग हैं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी से नवीन उपाध्याय जी हैं जी, IIT रुड़की से हमारे इसके पांडे सर है, वो अभी US से वापस आए, 12 साल US में रहे हैं, वहाँ से वापस आए। तो इस सब टीम को लेके हम लोग उनको शिक्षा के प्रति, उनको उस शिक्षा के प्रति हम लोग उनको जागृत कर रहे हैं। जहाँ सहयोग होता है हम लोग वहाँ सहयोग करते हैं जी। एक मेरे पिताजी की पुण्यतिथि पर हम लोग 28 जून को एक कार्यक्रम करते हैं, जहाँ पर एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होता है, वो भी मोटिवेशनल ज़्यादा है। फेलोशिप का अवार्ड उसी दिन मिलता है, उसके अलावा एक प्रतियोगिता होने पर हम उनको साइकिल,
या और हर साल नया नया उनको हम पुरस्कार देते हैं। वो भी एक नॉइज क्रिएट करने के लिए होता है कि लोगों को लगे कि हाँ शिक्षा के रूप में काम होता है। जी। उन बच्चों को हम ये प्रेरित करते हैं। उनमें से बहुत सारे बच्चे हमको बाद में फोन करते हैं, सर इलाहाबाद में पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है। ये भी है, कई बच्चों को आर्थिक सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो हम अपनी टीम के साथ लोगों से कहते हैं और वो लोग सहयोग करते हैं। जी। और उनका हमेशा ये रहता है कि कोई बच्चा, और ऐसा नहीं जैसे बलिया का बच्चा है तो मैं बलिया के लोगों से कह देता हूँ, कहीं और का बच्चा है तो मैं कहीं और के लोगों से कह देता हूँ, और उनका तुरंत कहना होता है नहीं सर इसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, कितना फीस देना है सर, इलाहाबाद की फीस आप जानते हैं कितनी है, उसने सस्ती फीस दे के आराम से बच्चा पढ़े, हॉस्टल में रहे, थोड़ा बहुत बाकी जो है खर्चा हम लोग दे देते हैं, हम दे देते हैं। तो ये एक्टिविटीज बलिया में चलती रहती है। हम लोगों ने एक लाइब्रेरी वहाँ पर 11 लाइब्रेरी खोले हैं गांव में। जी। मतलब ये जैसे हम क्या है कि, और इस मॉडल को मैं थोड़ा आपसे चर्चा करना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। लाइब्रेरी का जो मॉडल था जी, हमारे गांव में कोई रहता नहीं है जी। तो मैंने अपने घर में पहले लाइब्रेरी खोली। जी। मैंने कहा गांव के लोग कुछ पढ़े लिखे, जी। किताबें को साहित्य की किताबें लगे, तब हमारा साहित्य से वही प्रेम शुरू हुआ। जी। साहित्य का अगला सवाल मेरा हाँ, इसी पे अच्छा, था सर। ठीक। बिल्कुल तो सर। साहित्य की किताबें कुछ ला दी, कुछ जी। मैगजीन ला दिया। जी। मेरे एक उसी समय परिचय हुआ, मेरे एक रोहित है हमारे जूनियर हैं, उन्होंने बहुत सारी साहित्य किताबें भिजवा दिया। जी। तो गांव के लोग अपना कभी कतार लेके बच्चे पढ़ने लगे। जी। फिर उधर के बच्चे तैयारी करने के लिए, मैंने जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके नोट्स IIT JEE वो सब रख दिया। तो दूर दराज के बच्चे आके लेने लगे पहले हमारे यहाँ से। फिर मैंने ये मॉडल दिया, वहाँ पर मेरा एक सहयोगी थे, मेरा अपना पटीदार का ही भतीजा है, वहाँ 15 दिनों पे हम एग्जाम लेते थे। एग्जाम में कुछ नहीं करना है, नया एग्जाम, मतलब कि जो GS क्वेश्चन होता है ना 15 साल का, समसामयिकी जिसको कहते हैं, जी। वही पूछते थे और गांव के लोग के द्वारा ही सम्मानित कर देता था। सम्मानित कर, मैं फेसबुक बढ़िया लिख देता था उसके लिए, वो भी फेसबुक लिख दिया, हम लिख दिए। इससे होता क्या था कि गांव को सम्मान मिल रहा है ना, सम्मान बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इस समय। जी। जी। फिर गांव का दूसरा व्यक्ति आके मैं भी आ रहा हूँ वापस, तो मैं भी चाहता हूँ बच्चों को कुछ। तो धीरे धीरे ये कार्यक्रम 0 बजट का हो गया, क्योंकि बच्चे आ रहे हैं, प्रिंट उरिंट तो यहाँ से हो जाएगा, इलाहाबाद से हो जाएगा, और जो बच्चों को इनाम देना है वो जो व्यक्ति मुख्य अतिथि के रूप में आ रहा है वही लेके आ रहा है। जी। फिर इस मॉडल को हम लोगों ने गांव में रिप्लाई, मैंने कहा कि आप मेरे पिताजी के नाम मत खोलिए, आपका अपना भाव जुड़ेगा। बिल्कुल। आप अपने पिताजी के नाम पे खोलिए, किताबें मुझसे ले ली किताब, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। मुझे मैंने ये जब ये शुरू किया अभियान तो मेरे सब विद्यार्थी जो थे, सर मेरी किताब बची है, मैंने कहा दे दो। बिल्कुल। मेरी अलमारी जो है, मेरा ऑफिस जो है किताब से भरा। फिर मैंने दूसरा कमरा लिया किताब रखने के लिए, तो वहां से किताब, मैं गाड़ी जब जाता हूँ बलिया तो किताब भर के रख देता हूँ वहाँ पे। वहाँ से जो नई लाइब्रेरी खुलती वहाँ किताब चली जाती। तो मैंने किताब आपको, आप केवल अलमारी ले लीजिए, अलमारी भी मान लीजिए आपके पास नहीं लेने की सामर्थ्य है, अब हमसे कहिए हम अलमारी खरीद दे रहे हैं। अलमारी खरीद दिया, शुरू में मैंने 2-3 अखबार खरीद दिए। बाद में जब लोग आने लगे और नाम अब जब लिखने लगे तो गाँव के लोग कहते हैं कि मेरे नाम, मैं अखबार का पैसा दे दूंगा, 500 रुपये आता है, वो भी 500 रुपये खर्च करता हूँ। 500 रुपये अखबार दिया मैंने, बढ़िया आप उसके बारे में लिखिए फेसबुक बारे में, उसको सम्मान मिल रहा है, सम्मान के लिए वो भी आदमी व्यक्ति खुश हुआ, उपकार कर रहा है। तो इस तरीके से 0 बजट हो जाता है। आप अपने घर अपने गांव में संभालिए। तो कोई भी, मैं इसके माध्यम से संदेश देना हूं, बलिया में या कहीं भी कोई भी इस मॉडल को खोलना चाहता है। अच्छा, बलिया में, ये देवरिया में हमारे ऋषिकेश पांडे सर ने खोला, तो बहुत सारे जगह पर खोले जाने लगे हैं। आप अपने स्वजन्य के प्रति एक सम्मान भी हो जाएगा। उसमें आप क्या करेंगे कि एक ऐसा लाइब्रेरी खोल सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपके पास एक जगह होनी चाहिए, आपको अलमीरा चाहिए, आप हमसे कहिए अलमीरा हम प्रोवाइड करा देंगे, थोड़ा बहुत शुरू में मैगजीन भी हम प्रोवाइड कर देंगे। हम कह रहे हैं कि आप एकदम परेशान ना होइए, आप कुछ नहीं कर सकते तो भी शुरू करिए, हम तैयार हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि 0 बजट पे आप ला देंगे, जैसे 0 बजट पाए आपका मेहनत खत्म हो जाएगा। गांव में कई बच्चे हैं जो सोशल मीडिया में होने के कारण वो आपका कार्यक्रम कर देंगे। अब तो हम कार्यक्रम में जाते ही नहीं, आप समझिए कि वो ऑटोमेटिक चलता रहता है, वो ऑटोमेटिक चल रहा है। और इससे बड़ा इफेक्ट क्या होता है ना, बच्चे लगातार 15 दिनों पे जो GS सीखते हैं, उससे उनका तैयारी भी हो रहा है। मैं जाऊंगा 5 मिनट में ज्ञान दूंगा, मैं अपने बारे में बताऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा कैसे जानते लोग, बच्चे भी बच्चे संपर्क महत्वपूर्ण आज की दुनिया में, बच्चे संपर्क पा जाते हैं। शानदार कार्यक्रम, गजब का। तो क्या बलिया से आगे बढ़ेगा? हाँ, मैं बताना भूल गया जी। उसके अलावा हम लोग इलाहाबाद में भी एक संस्था, एक पहल शिक्षा समिति, वो मेरे विद्यार्थी का है। अच्छा। उनके साथ भी जुड़ के हम लोग काम करते हैं। जी। तो वहाँ पर समझिए 650 विद्यार्थी
इस समय शिक्षा ले रहे हैं, आपको मैं आमंत्रित करूंगा। बिल्कुल मलिन बस्ती, अब हम लोग उसको मलिन बस्ती कहना बंद कर दिए, लेकिन जनरल टर्म में वो मलिन बस्ती है, क्योंकि बच्चे अब उनको गंदा फील होता है, जी। वो उससे बाहर आ गए हैं। जब मैं मलिन बस्ती कर रहा हूँ तो वो बस्ती जो कि नारकीय स्थिति में थी, अभी भी है, रेलवे ट्रैक के किनारे, आप समझ ही रहे हैं, जी। पानी नहीं, और वो सब लोग कूड़ा बीनते हैं, ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाले लोगों को नाचते हैं, जितना व्यभिचार हो सकता सब करते थे। उसमें जाके प्रकाश ये जलाना शिक्षा का, जी। उसका परिणाम, ये 7-8 सालों की स्टोरी है। परिणाम 650 बच्चे इस समय शिक्षित हो रहे हैं, कुल 12-15 केंद्र है वहाँ पे शिक्षण का। 4 बच्चे यूनिवर्सिटी से बीए और एमए करके फिजिक्स वाला में इस समय कार्यरत है। इतनी उनको सैलरी मिली है कि वो अपनी स्कूटी खरीदे हैं। वो बच्चियां जिनको हो सकता था कि कोई भगा ले जाता, या तो ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रही है, बच्चों ने कूड़ा बिनना बंद कर दिया है। वो पढ़ते कंप्यूटर के अच्छे अच्छे बच्चों से आप लोगों की तुलना करें, चलिए, बढ़िया कंप्यूटर का जो है काम करते हैं, डिजाइन बनाते हैं, आपका वो मिक्सिंग करते हैं। उनको पढ़ाने के लिए मेरी स्टूडेंट है, फिजिक्स की स्टूडेंट एमएससी की है हमारे यहाँ से, इस समय चेकोस्लोवाकिया में पीएचडी कर रही है। वो वहाँ अपने साथियों को जोड़ के, फॉरेन साथी हैं उसके, उन सबको जोड़ के वहाँ से उसने एक प्रोजेक्टर भेजा। उस प्रोजेक्टर से वो उनको कंप्यूटर सिखाते, कंप्यूटर सिखाती हैं, इंग्लिश सिखाती हैं। कंप्यूटर की एक मैडम, नेहा मैडम, जो कि एक मतलब गृहिणी है, उनके बच्चे आईआईटी में पढ़ रहे हैं, वो समय देने आती हैं वहाँ। शानदार, हाँ, शानदार। तो सभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कॉलेजों के सब प्रोफेसर वहाँ सहयोग देते हैं। उन्हीं के सहयोग से 3 कंप्यूटर लैब है, 15-15 कंप्यूटर की लैब है। आपका ये है, क्या कहते हैं, विज्ञान का लैब है वहाँ जी। पे। बच्चे ऐसे ऐसे केंद्र के बच्चे क्या करेंगे, मतलब ऐसी जगह के बच्चे क्या खेलेंगे, मतलब ताश खेलेंगे, वो जो गोली खेलते हैं गोली खेलेंगे, जुआ जी। खेलेंगे। जी। उन सबको इन सबसे हटाने के लिए हम लोगों ने खेल का भी केंद्र खोला, जहाँ पर शतरंज खिलाया जाता है, क्रिकेट खिलाया, प्रतियोगिता होती है उनकी, बैडमिंटन, शतरंज, क्रिकेट, ये सब प्रतियोगिता होती है। ये सब मत खेलो, ये खेलो। वो बच्चे संस्कारित भी हो गए, आपस में भैया बहन कहते हैं, एक पूरी टीम है। वो पहले सब बच्चे थोड़ी बड़ी हुई, फोन पाया, भाग जाते थे सब, भाई वैसा आप, उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है। माँ बाप दोनों दारू पी रहे हैं, आप बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो निकल जाएगा हरिश्चंद? माँ बाप चोरी करे तो भी तो चोरी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब आप आएंगे, देखेंगे 650 बच्चे। परिवर्तन ऐसा कि अब माँ बाप अपने कर्म छोड़ रहे हैं ताकि हमारे बच्चे, अदरवाइज हम लोग मना कर देते, नहीं नहीं, अगर आप दारू पी रहे तो नहीं पाए, तो नहीं, मेरे बच्चों पढ़ाई में नहीं पीऊंगा। महिलाओं ने अधिकतर छोड़ दिया है। बिल्कुल। वो अफीम चारे से सबका काम होता, तो सब बंद हो गया वहाँ पे, लगभग बंद हो गया है। जी। पुलिस का एक बहुत बड़ा हम लोगों ने काम किया वहाँ पे। जी। हाँ, लेकिन तब भी मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहूँ, तब भी पुलिस प्रयास करती है कि परेशान करने। अच्छा। क्योंकि अब आप इसको समझ सकते हैं कि उसको नुकसान क्या कैसा हो रहा है, व्यभिचार से पुलिस को क्या नुकसान हो रहा है, ये भी है। मैं इस माध्यम से इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि इस बीच परेशान किया गया मेरे विद्यार्थी को, फिर उसने मुझसे कहा, तो मैंने फिर प्रशासन से मुझे कहना पड़ा, बड़े अधिकारियों से कहना पड़ा, और उनको भी कहना पड़ा कि मैं और भी ऊपर चला जाऊंगा। तो इसलिए मैं भी इस माध्यम से बता भी दे रहा हूँ कि हमने उनके, जो कि बहुत निष्कंटक लोग कम हो गए। जी। अगर उस एरिया में आप जाइए, चोरी चमारी तुरंत हो जाता था। जी। आज मोबाइल कोई चोरी करके लाता है तो पहले कोई खबर दे मिल जाता है हम लोगों को, कोई चोरी करके लाया, क्योंकि उसी में से कोई आके बताता भैया सर वो चोरी करके लाया है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन। यहाँ से अब हमारा विद्यार्थी उठ के शंकरपुर चला गया है, क्योंकि ये सब बढ़िया चल रहा है। अभी देखिए, इसी में हम लोग क्या कर, नवोदय की तैयारी हो रही है बच्चों की। जी। वो रिजल्ट अब बढ़िया देने लगे हैं। फिर ये जो 4-5 बच्चे बहुत अच्छा कर रहे थे ना, ये जिस लोगों के बीच रहते, जैसे अभी हमारी जो 4 बच्चे यूनिवर्सिटी से पढ़ के गई, तो शुरू में कॉप नहीं हो पा रही थी उस सोसाइटी में, क्योंकि जो लोगों ने सोचा अच्छा इस बस्ती से आई हैं, तो लोग उनके पुराना जोड़ लेते हैं, तो प्रति हीन भावना रख लेते हैं। जी। बच्चों में भी हीन भावना थी, रखे न रखे उनके अंदर जो हीन भावना थे कि हम इनके सामने कैसे खड़े होंगे, ये। तो इस हीन भावना को दूर करने के लिए हम लोगों ने एक नया प्लान किया कि बच्चियों को पढ़ाने के लिए, जो अच्छे बच्चे हैं, बच्ची हैं, उनको पढ़ाने के लिए हम हॉस्टल में रखें। जहाँ आम गांव का लड़का, शहर का लड़का इलाहाबाद से पढ़ने आता है, हॉस्टल में रहता है, जी। वहाँ हम हॉस्टल में रहते हैं। हम लोग उनको सहयोग देते हैं। हमारे जैसे कई सारे प्रोफेसर हैं जो उसको 1000 रुपया महीना, मैं और मेरी पत्नी भी 1000 रुपया देते हैं उनको महीना की, ताकि वो बच्ची पढ़े और उनका
जो प्रोग्रेस है वो हमें आके बताते हैं। हम लोग उनके घर, अपने घर आमंत्रित करते हैं, घर का हमारे साथ बैठ के भोजन करते हैं। एक उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मेरा जन्मदिन, मेरी पत्नी का जन्मदिन, मेरे बिटिया का जन्मदिन तो वहीं बनता है वाह, बस्ती में। बढ़िया। और इसका परिणाम कि मेरे जो विद्यार्थी हैं अपना जन्मदिन, भाई हम लोग चलिए खर्च कर सकते हैं अपने जन्मदिन में, मेरे विद्यार्थी जिनको एक पॉकेट मनी मिलता है वो भी 500 रुपये बचा के, सर 500 रुपये में हम, मेरा मिठाई उठाई मत खिलाओ बच्चों को, तुम लोग इनके लिए कुछ सामान ले लो। तो पेन पेंसिल कवर लेके छोटे बच्चों को दे दिया, जन्मदिन बन गया। वो 500 1000 रुपये की पार्टी करते, और बच्चों की पार्टी आप समझ ही रहे हैं, बेल्ट मारा मारी होता, केक जो भी केक कटता पड़ता, और पार्टी जो होता वो बच्चे अपना पैसा समाज को दिए। जी सोचिए जब वो बच्चे नौकरी पाएंगे कितना आगे जाएंगे। आज भी मेरा कोई विद्यार्थी नौकरी पाता है, मैं उसको बधाई देता हूँ, कहता हूँ तुम्हारे जानते हो काम क्या है, कहता हाँ सर अब समाज को मुझे देना है। हमने कहा बस ध्यान रखो, बढ़िया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक कार्यक्रम शुरू किया गया, उस कार्यक्रम में जो है चीजें बताई गई और छात्रों को जोड़ा गया, और जोड़ने के साथ साथ उन मलिन बस्ती जो कही जाती है, तथाकथित मलिन बस्ती, मैं अब सही तो कह रहा हाँ हूँ? हाँ, अब तो और बस्ती को का सुधारा जाता है, जो वर्तमान में प्रयागराज में स्थित है। बाकी बलिया में कार्यक्रम चल ही रहा है। सहयोग अगर सेवा भाव आपका है तो स्व इच्छा रूप से आप जुड़ सकते हैं। इसी में एक लाइन हम जोड़ दे रहे हैं, जो पहले शुरू में आपने क्वेश्चन में ही कहा था। जी असल में जब हम लोग ये करते हैं तो चूंकि हमने बताया था हमारा अप्रोच कहिए चाहे हमारा एटीट्यूड कहिए, वो पॉलिटिकल हम कभी डाइवर्स नहीं करते, हटाते नहीं है। तो लोगों को लगता था शुरू में कि भाई इनको राजनीति करना है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो मैं इसको मना भी नहीं करता हूँ। जी, मैंने कहा हाँ मुझे राजनीति करना है, मैं चाहता हूँ मैं क्षेत्र की राजनीति करूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे वही करना है। जी, मुझे टिकट मिलना होगा तो मिलेगा तो मैं लड़ूंगा। मेरे पास तो सामर्थ्य नहीं कि मैं चलूं चुनाव लड़ना मिलेगा तो लड़ूंगा। लेकिन मान लीजिए आज के इतने वर्षों बाद मैं जब 60 साल का हो जाऊंगा या 65 साल का हो गया, जी, मुझे टिकट चुनाव नहीं मिला, जी, ठीक है, मैं संगठन में आज भी काम करता हूँ, मुझे चुनाव नहीं मिला, लेकिन तब भी मैं अपने जीवन को जब मैं मूल्यांकन करूंगा तो मैं तो ये कहूंगा ना कि मैंने समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया, मैं चुनाव नहीं लड़ा। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, उसको जुड़ा हुआ माना भी जा सकता है, लेकिन केवल राजनीति के लिए किया जा रहा है ये गलत है। मैं नहीं ऐसा करता हूँ, मैं कह भी नहीं रहा हूँ, मैं बहुत आइडियल भी नहीं बनने का प्रयास कर रहा हूँ कि नहीं मैं केवल समाज से, मुझे मौका मिलेगा, संगठन कहेगा, पार्टी कहेगी तो मैं चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। एक सवाल था जो जवाब मुझे मिल चुका है, मैं सवाल पूछने ही जा रहा था लेकिन जवाब पहले से सामने हो गया है। गुरुजी सवाल मैं आपको बता देता हूँ। सवाल था अगर प्रोफेसर नहीं बनते तो करते क्या, शायद जवाब पहले ही मिल चुका है। देखिए आप जी बड़े अच्छा सवाल, हम घटनों की गलती पहले जवाब दे दिए जी। ये स्पष्ट था जी मेरे जीवन में, जब मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करने आया था तभी मैं बताऊं, उस समय भी मैं सोचता यही था कि मैं नेता बन जाऊंगा और समाज की सेवा करूंगा। जी, मैं यहाँ आया तो शुरू में ही मेरा प्लान हो गया, तो उस समय मुझे समझ आ गई, तो मैं जो था कि मुझे क्या करना है जीवन में, जी, तो ये तय था कि मुझे समाज के लिए काम करना है। बिल्कुल। जब मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं इसको दोनों पार्ट में जोड़ देता हूँ। राजनीति भी मेरे दिमाग में थी, मैं बहुत अपने को आइडियल बनाने का प्रयास नहीं करता हूँ, जी, राजनीति भी मेरे दिमाग में थी, समाज का, और वो पिताजी ये कहना आ गया था कि समाज का सेवा करना रहती कैसे हो सकता है। दो ही मुझे मेथड दिखे, या तो मैं IAS बन जाऊं, जी, IAS करके डायरेक्ट एक्शन के थ्रू मैं उसको परिवर्तन ला सकता हूँ, जी, और दूसरा मैं प्रोफेसर बन जाऊं तो मैं सामाजिक परिवर्तन अपने कृत्यों से, अपने विचारों से ला सकता हूँ। जी, IAS की चूंकि मैंने कभी तैयारी की नहीं थी और मेरा कहीं बहुत एटीट्यूड भी बना नहीं, जी, पढ़ने वाले हम सही थे लेकिन नहीं बना, मन भी ना, फिर एक डर था। जी, मेरे एक साथ एक समस्या है, मतलब मेरी एक समस्या ये है कि मैं रिस्क नहीं लेता हूँ। जी, मैंने जीवन में कभी रिस्क नहीं लिया है, तो मैं रिस्क लेता ही नहीं हूँ। तो IAS में मुझे रिस्क लग रहा था, जी, और मुझे लग रहा था मैं प्रोफेसर तो बन ही जाऊंगा, जी। तो मेरा रास्ता इधर की तरफ चला प्रोफेसर गया। बनने के बाद एक तो अलग अगर मैं अप्रोच प्रोफेसर मिलता नहीं है। होता जी, तो हो सकता है कि मैं वो छात्र राजनीति के थ्रू राजनीति में होता। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल यही था, जवाब जो पहले मिल चुका था, फिर से वही जवाब था। सर हमारे सहयोगी हैं दो अमर नाम के, हाँ। ये इनका एक का नाम अमरजीत है, एक का नाम अमरनाथ है। दोनों बड़े साहित्य प्रेमी हैं, मीडिया के छात्र भी हैं। जी थोड़ा एक लाइन जोड़ दें, जी, जी, दोनों अमर हमारे बहुत ही प्रिय हैं, जी, दोनों अलग अलग कारणों से। जी, अमरनाथ जो है जी, वो बिहार के धनरुआ के रहने वाले हैं। जी, धनरुआ मेरा ननिहाल है, जी, और इलाहाबाद में कोई धनरुआ का मिल गया, वाह क्या बात है। मैं
हमेशा अमरनाथ से कहता हूँ कि भाई तुम हमारे घर बेहिचक आया करो। मैं ननिहाल अब जाने पर, लेकिन मैं ननिहाल में ही मेरा लालन पोषण सब हुआ है। मेरी माताजी इकलौती थी, जी। तो एक तरह से मैं, आप इकलौती माताजी थी तो आप समझ ही सकते हैं कि हाँ, तो वो मेरा मतलब एक है ना कि अगर मुझसे कोई पार्टी, अगर मैं बहुत बड़ा हो गया और पार्टी मुझे भी ऑप्शन दे कि आप कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो धनुर्वा तो जाएंगे। मेरा धनरुआ भी एक ऑप्शन होगा। बिल्कुल, मतलब वो बिल्कुल। भी एक मेरा क्षेत्र है। तो अभी जी। भी वहाँ के लोगों से मेरा बहुत जुड़ाव है, और इसलिए अमरनाथ जो है बहुत। और अमरनाथ जब मुझे मुलाकात की है, जी। तो मेरे बिहार के, मैं अपने आप को बहुत आधा बिहारी मानता हूँ, क्योंकि एक तो मेरा गांव भी, क्षेत्र भी जो है यूपी के पास, बिहार के बाउंड्री पे है। मेरा शुरुआती लालन पोषण बिहार में रहा। जी। मेरे पिताजी जो अर्जित करते थे, जो नौकरी थी बिहार में थी, बिहार मेडिकल कॉलेज में थे, जी। तो वो सब होने कारण। लेकिन बिहार की मैथोडिशियन बहुत लोगों की अच्छी होती थी। जी। संजीदा लोग बिहारी होते हैं। संजीदा तो मतलब वो, देखिए वो इमोशनल तो होते हैं, लेकिन संजीदा बोलने में जी। तो बड़े कम बिहारी होते हैं। बिल्कुल। अमरनाथ को मैंने इस नजरिए से देखा कि संजीदा भी है। वाह। मतलब ऐसे बिहारी मुझे लगता है कि बहुत आगे जाते हैं, बिल्कुल, जो बिल्कुल। जो संजीदा होते हैं, और जो पक्ष विपक्ष में नहीं फंसते। जब मजबूरी होगी तो पक्ष में फंसेंगे। जैसे आज भी मैं आपको बताऊं, मैं पक्ष विपक्ष में नहीं फंसता हूं, जबकि मैं संगठन की राजनीति करता हूं, लेकिन चूंकि मैं भाजपा की राजनीति नहीं करता, इसलिए मैं पक्ष विपक्ष में नहीं फंसता। कल को हो सकता है मेरी मजबूरी हो जाए, लेकिन जब तक नहीं है तो आदमी को पक्ष विपक्ष में नहीं फंसना चाहिए। बिल्कुल। तो और ऐसे लोग, अमरनाथ भी ऐसे, मैं अमरनाथ के फेसबुक पोस्ट देखता हूँ, वो बहुत बढ़िया लगता है जी। कि आप अपने किसी भी दायरे में मत बंधिए। किसी में जाति के दायरे में मैं नहीं बंधूंगा, धर्म के दायरे में मैं नहीं बंधूंगा। आप दूसरे अमरनाथ उनसे पूछिए, मेरा जो सबसे बढ़िया मित्र है, मैं संघ का कार्य करता हूँ, लेकिन मेरा सबसे बढ़िया जो मित्र है वो मुस्लिम है, किसी बनर्जी के हैं, वो पूछिए उनको कितना सहयोग दिए होंगे। मेरे एक कहने पर उन्होंने उनको सहयोग दिया। बढ़िया। तो हम लोग, इसीलिए मुझे लोग पसंद है कि लोग दायरे में नहीं फंसते हैं। जी। अमरनाथ का भी यही है कि अब सॉरी, अमरजीत नाम है, धनरुआ वाले नाम का अमरजीत नाम है। जी। जी। तो अमरजीत का भी जो है कि अमरजीत जो है उस क्षेत्र से आते हैं, बौद्धिक रूप से, बौद्धिक संपदा इनकी अच्छी है, बहुत संजीदगी वाले व्यक्ति हैं, और कोई राह एक नहीं चूजते हैं। जो समय के हिसाब से जो दिखा रहा है उसके हिसाब से पक्ष विपक्ष हम बनाएंगे, इसलिए बहुत प्रिय है, बहुत ज्यादा प्रिय है। तो धनरुआ के, ननिहाल के तो है ही। मेरे मतलब मेरे भाई से इन्होंने पढ़ाई भी की है, वो सब कोचिंग चलाते हैं, बढ़िया। तो पढ़ाई भी की है। दूसरे जो हैं उनका तो और भी अच्छा संबंध है। इनके जो मामा हैं जी। अगर मैं सही हूँ तो मामा है, मामा बहुत साहित्यिक व्यक्ति है। जी। इस समय पंकज त्रिपाठी जी के साथ हैं। पंकज त्रिपाठी। हाँ, अरे मिर्जापुर। हाँ, मिर्जापुर वाले। और ये लोग जी। बहुत बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। इनकी एक, इन्होंने 2-3 वो लिखी है, मूवीज लिखी है। शेरे दिल था या शेरे कुछ ऐसा था, कुछ एक बड़ा बढ़िया कहानी थी। मैंने उसको देखा था, नेटफ्लिक्स पे था या हॉटस्टार पे था। जी। तो ये बहुत चांदपुर की चंदा किताब उन्होंने लिखी, ये उन्हीं के है। उन्होंने ये जब इलाहाबाद है तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर थोड़ा देख लीजिए इनका व्यवस्था। हमने कहा भेजिए भेजिए जरूर। और ये बहुत बढ़िया बच्चा शुरू में आया, और इलाहाबाद में जैसे शुरू में आता था, तो मैं शुरू में ही कहा कि देखो इलाहाबाद में तुम आए हो बड़े सीधे की तरह, सीधे का मतलब मेमना की तरह जी, लेकिन तुमको आंख खुला रख के बिल्कुल सीखते जाना है, बिल्कुल कुछ रिएक्ट नहीं करना। शुरुआती 2 साल सीखना है केवल, कौन कैसे बोल रहा है, किसके बोलने पर कौन कैसे किसने रिएक्ट किया, कैसा। ये आप जब सीखेंगे तो आप जब रिप्लाई देंगे, जब एक्ट करेंगे तो परफेक्ट होता जाएगा और आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। अगर शुरू में आप समस्या आ जाएंगे। बहुत बढ़िया इन्होंने भी अपना कार्य किया। और अभी हम लोग बताए कि नीरू भैया इनके गाँव गए थे बाढ़ पीड़ितों के लिए, तो वहाँ भी इनका सहयोग रहा। मीडिया में दोनों लोग काम करते ही हैं। जैसा आप एक सवाल वो था ना कि मैं प्रोफेसर नहीं होता तो क्या होता, तो समाज सेवा में जाने का दूसरा माध्यम मीडिया भी है, तो मीडिया में भी हो सकता है काम कर रहा होता। मुझे मीडिया भी बड़ा प्रेमी है। जो ललन टॉप वाले भाई साहब, उनसे मैंने कहा था कि अगर आप मुझे पार्ट टाइम नौकरी दे दिया करें, गर्मियों में छुट्टी रहती है जी, तो अगर उस समय आप मुझे कुछ काम दे दिया करें, तो कह रहे प्रोफेसर साहब अपना प्रोफेसर ही करिए, आप छोटा छोटा नहीं दे पाते हैं। तो वो एक माध्यम हो गया। तो ये लोग भी मीडिया बहुत अच्छा चीज है जहाँ आप अपने विचार रखते हैं जी। आजकल तो मीडिया बहुत बड़ा हो गया ना, सोशल मीडिया के माध्यम से। आप लोग अगर फॉलो करते हो, नहीं फॉलो करते होंगे जरूर है, लेकिन अगर देखिएगा
मैं जयराम टाइगर एक झारखंड में आया हाँ, हुआ है। जयराम टाइगर नवयुवक अभी देखिए, मैं है। गलत था कि आप जी। लोग नहीं फॉलो करते, लेकिन चूंकि गलती था कि आप लोग मीडिया वाले आए, जी। परिवर्तन देखिए उसका, उसके वीडियो देखिए, उसको कुछ नहीं किसी मैं चूंकि कोई शो ऑफ नहीं, नहीं लड़का हाँ, निकलता है। वो अलग बात है। जी। लेकिन जो स्थापित मीडिया उसमें उसका कहीं नहीं आया। मैं तो कहीं व्हाट्सएप पे कुछ, फेसबुक पे कुछ कहीं देख रहा था जी। और उसका आया, और उसके बाद मैं सोशल मीडिया पे उसका आ गया, तो मैं देखा कि अरे यार क्या बंदा एकदम बढ़िया काम कर रहा है, सोशल मीडिया उसकी कितना बढ़िया, उसके सोशल मीडिया प्रचार पे चल रहा है। जी। लेकिन मेंस के मीडिया में कहीं नहीं था, नेशनल मीडिया से हाँ, गायब क्या लड़का। था, लेकिन उसने ग्राउंड पर परिवर्तन करके दिखा दिया, बिल्कुल, चुनाव भी अब की बार जीत गए। जीता और अच्छा खासा। और जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मतलब मैं पॉलिटिकली भी कहूँ कि भाजपा गलती करती है उसको जज करें, वही नेशनल मीडिया के आधार पर उसने जज किया होगा, लेकिन उसके विचारों और उसके तर्कों पे, उसके तेवर पे भाजपा को जज कर लेना चाहिए था कि बहुत बड़ा डेंट लगाएगा। जी। और भाजपा जो वहाँ हारी है उसका बड़ा कारण जयराम महतो है। तो सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है, आप विचार को पहुंचा पा रहे हैं, तो आप लोग कर्णधार हैं कल के। इस तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे, जी। सभी की अपनी मर्यादाएं होंगी, लेकिन तब भी मुझे विश्वास है कि आप पक्ष विपक्ष ना करके एक सत्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। शुभकामनाएं हैं, इन दोनों लोगों को शुभकामनाएं हैं। हाँ बाबा, मैं प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ सर, सवाल मैं आ रहा था तो दोनों लोग साथ में ही थे, मतलब सहयोगी हमारे हैं निकले, तो इन्होंने कहा सवाल, मैंने कुछ अपने तरफ से कुछ मेरे दिमाग में जो था मैंने रखा था, जो मैं सवाल छूट रहा था मुझसे। आपको काफी फॉलो करते हैं, मैं भी फॉलो करता हूँ, लोग सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं। तो इन्होंने बताया कि सर का सोशल मीडिया जब हम देखते हैं, सर साहित्य से बड़े जुड़े रहते हैं, जैसा आपने भी बताया कि हम साहित्य से वहां से जुड़ाव शुरू हुआ। एक कोई कहानी आपने चलिए बताया अभी, तो उन्होंने बताया कि सर से एक जानकारी हमें भी मिल जाएगी और सामने जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी मिल जाएगी, क्योंकि साहित्य प्रेमियों से बड़ा लगाव इनका होता है। कि साहित्य प्रेम का कारण तो आपने बता दिया, साहित्य प्रेम होता क्या है, साहित्य से लगाव कैसे होता है और क्यों होता है, और एक कोई साहित्य में ऐसी पुस्तक बता दीजिए, कोई ऐसी चीज बता दीजिए जो कि आपकी सबसे पसंदीदा पुस्तक हो या कोई उपन्यास है, कुछ भी चीज ऐसी चीजें हो जो आप सबको सजेस्ट करना चाहें। देखिए, हम लोग प्योर साइंस वाले लोग थे जी। मतलब हिंदी तो सही था ही नहीं जी। और प्योर साइंस वाले लोग थे जी। पॉलिटिकल ड्राफ्टिंग पढ़ते थे, पॉलिटिकल लेक्चर लेख पढ़ते थे हम जी। साहित्य के प्रति हमारा कोई अनुराग नहीं था। जी। आईएससी भी पहुंच गए। आईएससी में क्या हुआ कि मेरे एक साथी हैं अमित रॉय जी। हमारे अनुज से, तो वो नाटक करते थे जी। और नाटक में मैंने उनसे कहा एक रोल दे दीजिए। जी। अच्छा, आईएससी में बहुत सारी एजेंसी वो होती है, क्या कहते हैं उसको, कमेटीज होती हैं। जी। आपके पर्सनालिटी के लिए फिल्म वाला होता है, म्यूजिक के लिए होता है, ये वो। तो मैं जब पहला साल गया तो मैंने कहा मैं सब ट्राई करूंगा। जी। मैं सब ट्राई करूंगा। तो जब मैं वहाँ ट्राई करने के लिए गया तो म्यूजिक छोड़ के मुझे सब लोगों ने लगभग अच्छा रिस्पांस दिया। म्यूजिक वाले ने कहा कि आप मत कभी जीवन में भी ट्राई मत करिए। ठीक है, तो वहां पे मेरा उनसे परिचय हुआ। जी। और जब उनसे मेरा परिचय हुआ तो मैंने उनसे एक रोल मांगा। जी। तो उन्होंने कहा देते हैं प्रेम भाई, आपको देते हैं। तो उस दौरान मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया। मुझे लगा यार बंदा बोलता जो है बड़ा अच्छा है, इन सब चीजों। एक दो किताबें उनके जगह रूम से मिली मुझे। जी। तो मैंने ऐसे पढ़ने के लिए ले लिया, और पढ़ने के लिए जब ले लिया तो उसके बाद एक बार वेंसडे को एक सेंटर है नियास, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, टाटा ने खोला है। तो वहां पर मतलब ह्यूमैनिटीज के लेक्चर होते हैं। एक पॉलिटिकल लेक्चर था वहां पे। वेंसडे को मेरी लाइव मीटिंग होती थी। उस दिन मीटिंग नहीं हुई तो मैं चला गया लेक्चर सुनने पॉलिटिकल। बड़ा बढ़िया लगा, बड़ा विख्यात लोग आ रहे हैं। एक इंडियन एडवांस स्टडीज है शिमला में, उसी का ये छोटा भाई है। तो वहाँ पर लेक्चर सुनने मैंने अपने गुरु से कहा सर वेडनेसडे का टाइम टेबल बदल दिए, इस दिन मैं प्रेजेंटेशन नहीं दूंगा। कहा क्यों? मैंने कहा मुझे वहाँ लेक्चर सुनने जाना है। अरे वहाँ तो दूसरा। हमने कहा नहीं सर वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कहा नहीं ठीक है जाओ। तो वहीं पर 2-3 साहित्य के लेक्चर मैंने सुने। फिर ये हुआ कि साहित्य में थोड़ा जुड़ाव बढ़ा। जब हम लोग इलाहाबाद दोबारा आए, इलाहाबाद में जब मैं आया तो मेरा ज्यादा जुड़ाव साहित्य वाले लोगों से हो गया। इलाहाबाद साहित्य का शहर तो है ही, शहर बहुतों का है, लेकिन उसमें से साहित्य का भी प्रोफेसर साहब है, मेरे टीचर भी रहे हैं। बाद में मैं था तो प्रोफेसर बगल में ही है, राम प्रकाश सर है, आरपी सिंह सर जी, गणित के प्रोफेसर रहे हैं जी। इनके हम लोग भाषण का बड़ा मुरीद हुआ करते थे जी। मतलब हम भी चाहते हैं आज की डेट में कि कोई कहे कि प्रेम प्रकाश जो है आरपी सर की तरह बोलते हैं ऐसा।
तो बाद में पता चला आरपी सर कहीं ऐसा नहीं कि दिव्य ज्ञान मिलता था, वो किताब बहुत पढ़ते हैं। जी। तो आरपी सर के पास बहुत अच्छे लाइब्रेरी किताबें थी, किताब लेके आना, पढ़ना शुरू किया, इंटरेस्ट जगने लगा। और आज की डेट में बताता हूँ कि मैं लगभग हर महीने 5 किताब खरीदता हूँ। अभी आप मेरे कमरे में चलिए, एक पूरा अलमारी है, कॉलेज में मैंने एक पूरा डिपार्टमेंट में अलमारी रखा हुआ है, किताबें, और मैं किताब बच्चों को दे देता हूँ, पढ़ो और वापस कर देना। जी। तो इस तरीके से मेरा पढ़ता गया। सुजीत जी से परिचय हुआ, विनम्र जी से परिचय हुआ। हिंदी विभाग के। हाँ, आज जी। विनम्र जी के एक किताब का विमोचन होना है। जी जी। आज वहाँ 3 बजे जाना है। जी। तो देखिए वो विमोचन किताब का हिंदी वाला, देखिए मैं जाऊंगा, जी। ये काम मैं नहीं छोड़ता हूँ। जी। विमोचन तो ये साहित्य का है। बहुत सारी किताबें हैं। आप मेरे दिल के अंदर कहें तो थोड़ा हम लोग भोजपुरी एरिया के हैं, बलिया के हैं, तो जो चांदपुर की चंदा, जिसको मैं बता ही रहा था, चांदपुर की चंदा, चांदपुर की चंदा, शायद अमरजीत हाँ, अमरनाथ के हाँ, मामा जी मामा जी की लिखी हुई किताब है। जी। ठीक है। और वो किताब जब आप पढ़ेंगे ना, चांदपुर की चंदा, हाँ, तो हम लोग बहुत ज्यादा गांव में रहे नहीं। जी। ठीक है, हम बलिया में रहे, शहर में रहे थे, गांव में ज्यादा हम रहे नहीं। तो जब मैं उसको पढ़ रहा था तो मुझे एक मूवी आई थी, हिरजा या रांझा, जिसमें नहीं, रांझना, अच्छा। रांझना जेएनयू के कुछ कॉन्सेप्ट पे बनी थी मूवी, और वो धनुष उसमें हीरो था। जी। धनुष साउथ वाला, मुझे याद, जहां तक याद है रांझना है। तो कौन सी मूवी थी भाई, किसी को याद है? याद है किसी को? रांझना थी, हाँ। जी। तो उसमें जो हीरो जी जिस तरह का प्रेम का इजहार करता है, जी, वो गाँव वाला ही लग रहा था, मतलब अपनी बात कर दिया। तो जो चिट्ठियां चांदपुर के चंदा में चिट्ठियां लिखा है, जो चिट्ठियां उसमें लिखी गई हैं, उसमें छोटे छोटे जो गांव के पूज्य उपासक होते हैं, डीह बाबा या करेजा, मतलब होता है ना, जो गांव में, जैसे अब हम लोग थोड़ा सा मॉडर्न हो जाते हैं तो वो दूसरा तरीके से प्रेम का इजहार होगा, वो एकदम लोकल स्तर पे, करेजा में दर्द उठ रहा है, फिलोर मार रहा है, वाह, इस तरह का, डी बाबा की कसम मैं तुमको देख ले जाऊंगा। तो बहुत जेन्युइन, जिसको वो तो मुझे बहुत शानदार लगा, रियल 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 जिसको रियल, बिल्कुल। और समझिए कि आप समझिए कि उस किताब को हम लोगों ने, बहुत किताबों को खरीद के, जी, ठीक है, उस किताब को हम लोगों ने खरीद के इनके ही क्षेत्र में, चूंकि वो क्षेत्र थोड़ा बाढ़ बीच में नदी आती है, उसमें बंटवाया गया था। किताब खरीद के, ताकि सब लोग उसको पढ़े समझे। जी। इलाहाबाद में जब मैंने लोग चाहे थोड़ा सा बौद्धिक लोग बड़ा होता है, कहा भोजपुरी से थोड़ा दूरी बनाते, भोजपुरी गाने तो बेकार है मैं मानता हूँ, लेकिन भोजपुरी से भी बहुत तो मैंने उनको कहा पढ़िए तो पहले वो, और वो पढ़ के फिर आप समझिए कि अभी भी हमारे पास उसकी मैं 20 कॉपी खरीदता हूँ तो 7-8 कॉपी जो है पहले 1 महीने में निकल जाती है। कोई आता है तो मैं, अगर बलिया का है तो मैं उसको वही देता हूँ, वाह, बलिया का है तो मैं उसको वही देता हूँ। ये बहुत बढ़िया किताब है, चांदपुर की चंदा। इसके अलावा मेरे एक साथी है मेहरबान, वो साइंटिफिक लिखते हैं, मतलब साइंस को साहित्य के रूप में लिखते हैं। अच्छा, हाँ, उनकी भी किताबें मैं पढ़ता हूँ, उनकी भी किताबें मैं प्रसारित करता हूँ। वाह। तो ये किताबें हैं, मतलब ऐसा होता है कि जो साहित्य तो आपको सीधा दिल में उतरता है। जैसे मैं जब चांदपुर चंदा पढ़ रहा था तो उसमें जो चीज लाइन लिखा है तो हम लोग बड़ा गांव का याद आ जा रहा था। अब जब हम गांव जाते हैं तो उसकी याद आ जा रही थी। वाह। तो वो एक हो जाता है, क्योंकि हम लोग साइंस वाले, जब साइंस वाली किताब पढ़ते हैं तो लगता है हाँ यार कितना बढ़िया साधारण तरीके से बता दिया गया है। तो इसीलिए साहित्य बड़ा जरूरी चीज है। अभी मैं गया था IIT गुवाहाटी जी, वहाँ मेरा व्याख्यान था। आप समझिए व्याख्यान के बाद मुझे दुख हुआ कि मैंने गलत प्रेजेंट कर दिया, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जिनको नैनो से बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था जी। तो मुझे गलत लगा। मैंने कहा कि मुझे इतना टेक्निकल बताने की जरूरत ही नहीं थी, मैं ऐसी चीजें बताता जो उनको पता चल जाए कि हुआ क्या है। बाकी अगर उनको इंटरेस्ट होगा तो हमसे पूछ लेंगे, कम से कम वो जब अपने इलाके में जाएंगे तो बताएंगे तो कि हाँ ऐसा बना, सेंसर बना, ऐसा किया जी। तो जो मुझे दूसरा सेशन मिला ना, उसमें मैंने कोई प्रेजेंट ही नहीं किया, मैं केवल 4 स्लाइड के साथ गया। मैंने कहा देखो मैंने क्या किया है, इसका क्या उपयोगिता है, कैसे कर सकते हैं आप, कहाँ जा सकते हैं, और आप बढ़िया 1 घंटा हम लोग चर्चा की जी। तो मुझे लगा कि आप अगर लोकल भाषा में, डायलेक्ट में उनके बात को समझा ले जाते हैं तो महत्वपूर्ण है। मेरा बायो सेंसर मैंने बता दिया, मैं उसका फैब्रिकेशन किया। आपको कोई मतलब फैब्रिकेशन आप करने जा रहे हैं, नहीं करने जा रहे हैं, आपको कोई मतलब भी नहीं। मैंने बनाया, क्या उपयोगिता है, कहाँ उपयोग होगा, ये आप जानेंगे तो किसी को बता सकते हैं। बिल्कुल।
तो वो महत्वपूर्ण है। इसलिए इसका जो एक और इसका बता दें कि इसका आने का एक और बड़ा कारण था, आईएससी में कोर्स चलता है जी राइटिंग का, जी इसीलिए राइटिंग चलता है। वो इंग्लिश राइटिंग का था, राइटिंग चलता है। हमारे यहाँ भी होना चाहिए कि आप कैसे अपने विषय को लिख के बोल के पहुंचा पा रहे हैं। कई आप प्रोफेसर देखेंगे, बहुत जानकार लोग हैं, जी। लेकिन अपनी विषय को विद्यार्थी को नहीं दे पाते। विद्यार्थी कहता है अरे यार पता नहीं कैसे इनका सिलेक्शन हो गया। वो तो ये सोचता है कि इनको आता नहीं। भाई देखिए, उनको आता है तभी सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन में हम कोई डाउट नहीं है, लेकिन अपनी बात वो पहुंचा नहीं पा रहे हैं। मोदी जी क्या है, इतने बढ़िया ओरेटर है कि आपको अपनी बात कह देते आप मान लेते हैं। अभी राहुल गांधी नहीं कर पा रहे थे, नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। जी, जो अपनी बात समझा ले जा रहा है वो जनता उसको वोट दे रही है। बढ़िया एग्जाम्पल, बढ़िया उदाहरण। अभी सर मैंने आपका पिछले दिनों में एक वीडियो देखा था, भारत सरकार ही बड़ा काम कर रही है उस पर, एक अच्छे लेवल पे उसको ग्रोथ दे रही है, सेमीकंडक्टर। क्या है? देखिए, ये मेरा रिसर्च फील्ड रहा है जी और आईएससी में ये पहला लैब था जो एक छत के नीचे वहाँ रिसर्च पे काम होता है, फैब्रिकेशन का, डिवाइस फैब्रिकेशन और प्रोसेसिंग का, मतलब जी। सेंसर बनाने का। जी और हम बहुत पीछे हैं, इंडस्ट्री काम कर रही है। भारत सरकार ने इसमें एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया है। उसने कहा कि हम सब कुछ पीछे छोड़, आज जहां पर है स्थिति हम वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, ग्लोबलाइज हो गया ना, जी। जो चीज आपको नहीं आप मंगा लीजिए। हम 20% इंजीनियर है इस समय, जी पूरे ग्लोबल इंडस्ट्री का 20% इंडियन है। तो डिजाइन पे तो आप ही का कंट्रोल है, जी फैब्रिकेशन पे चाइना कंट्रोल है। कल को चाहे चाइना डिस्टर्ब कर दे आपको। आज के समय में आप देख ही रहे हैं जी कि कोई नैतिक जिम्मेदारी किसी की रह नहीं गई है। जी तो सरकार का एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप है जी और एक चाइना के प्रति लोगों के प्रति अविश्वास है। जी और बड़ा मार्केट हमारा है, जी तो हमें ये समय है जब हम उसको ग्रैब कर लें। जी तो मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा और मोदी जी आपको पता है कि 2014 में जैसी सरकार बनी थी, पहली विजिट उन्होंने आईएससी में की थी हमारे लैब में। अच्छा। आप फेसबुक को हमारा उनके साथ एक फोटो देख रहे होंगे, जी जी तो वही विजिट था, वो वही था। वहां पर उनका विजिट था, वो फैब लैब देखने आए थे जी कि कैसे ये लोग सेमीकंडक्टर में क्या काम हो रहा है। जी अब सोचिए, उनको हम लोग ऐसा समझते हैं कि केवल बोलते रहते हैं। बहुत ही आते ही पीएचडी का, प्राइम मिनिस्टर बनते ही वो आए, सेंटर देखे और उन्होंने प्लानिंग करके आज रेप्लिकेट कर दिया। और आज के डेट में 4-5 लैब, टाटा, एक्समॉन और कई सारे आपके इजराइल की कंपनियां, ये सब मिलके कई सारे सेंटर बन रहे हैं, बड़े बड़े फैब लैब बन रहे हैं। डिवाइस वहाँ बनेंगी, डिवाइस वहाँ फैब्रिकेट होंगी, डिवाइस वहाँ पैकेजिंग होगी, आपके यहाँ होगी, मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट अब हटेगा। लार्ज नंबर जो है वहाँ रिक्वायरमेंट है जॉब की। मैं अभी तक मेरे माइंड में था, जैसे कई बार मैं खुद भी सोचता था कि यार अगर बहुत मजा नहीं आएगा प्रोफेसरी में तो शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो फील्ड ओपन हो गया। पहले वो फील्ड इंडिया में ओपन था नहीं, जी हम लोग को यूएस जाना होता था, जी मतलब यूएस या बेल्जियम। जैसे मैं भी नौकरी से पहले बेल्जियम जाने वाला, तो अब मेरी नौकरी लग गई तो मैं यहीं रुक गया। मन में एक होता था कि जब थोड़ा बोरिंग टाइप का लगने लगेगा तो यहाँ से रिजाइन करके चलेंगे। जी इसलिए बीच बीच में थोड़ा मैं अपना स्किल लेता रहता हूँ। जी अभी मुझे आईआईटी में लोग मिले जो उस परियोजना से है, उन्होंने कहा कि बहुत सारे पीएचडी को वो नहीं लेने वाले हैं। जी ठीक है, वो केवल मास जो आपका फील्ड जो हो रहा है वो वर्किंग क्लास, उसके लिए वो ग्रेजुएट और डिप्लोमा लेंगे। अच्छा, हाँ, क्या तो प्रक्रिया रहेगी? मैंने कहा जी। कि अगर डिप्लोमा ग्रेजुएट लेंगे तो क्या वो सेमीकंडक्टर कोर्सेज वहाँ हैं? जी और क्या ये लोग ट्रेंड है पढ़ाने के लिए? जी मैं सेमीकंडक्टर अलग है, जैसे मैं अपने यहाँ सेमीकंडक्टर एक अलग कोर्स पढ़ाता हूँ, इसको इलेक्टिव कोर्स बोलते हैं, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन में पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैंने किया तो मैं पढ़ाता हूँ। कोई और पढ़ाना चाहेगा तो किताब देख के पढ़ा देगा, किताब जैसे लिखा है, क्योंकि वो किया तो है नहीं। लेकिन मैंने किया तो मैं बताता हूँ, देखो ऐसे 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 हुआ, मैं उनको वेफर भी दिखा लेता हूँ। मैंने कहा भाई पढ़ा तो हर डिग्री में हो जाएगा, डिग्री चाहे डिप्लोमा में, लेकिन वो अनुभव कैसे दे पाएगा? तो वो बताया कि नीलेट एक संस्था है, नाइलेट, नाइलेट। हाँ जी। नाइलेट इसके कोर्सेज करा रहा है। अच्छा। हाँ, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँ कि जितने डिप्लोमा धारी डिग्रीधारी लोग हैं, वो एक बहुत बढ़िया स्कोप आ रहा है, बहुत जॉब प्रोफाइल इसमें बहुत बढ़िया होगा। और स्क्रैच से मतलब एकाएक मार्केट खड़ा होगा। सोचिए कि आप उस समय टॉप बीरर रहेंगे, ठीक है, बाद में आप जब मार्केट अपने आप को मैच्योर करेगा तो आप बढ़िया हो जाएंगे पोस्ट, तो आपका डेवलपमेंट भी बहुत शानदार होगा। तो नाइलेट
संस्थाएं, नाइलेट अपना ट्रेनिंग करा रहा है, आईएससी बहुत सारी ट्रेनिंग कराती है। आईएससी का जो साइंस डिपार्टमेंट है जहाँ से हमने पीएचडी किया है वो कोर्सेज करा रहे हैं। और टाटा भी एक कोर्स करा रहा है जिसका ये जो सेमीकंडक्टर मिशन है, सेमिकॉन के बैनर तले वो भी एक कोर्स करा रहे हैं। इन कोर्सेज को आप एनरोल्ड करिए, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन कर लीजिए, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन में भी आपको पेमेंट कर रहे हैं। वो ऑफलाइन है तो पेमेंट बेस पे ऑफलाइन में, आईएससी तो ऑफलाइन पेमेंट करके कराती है। पेमेंट करने मतलब आपको आने जाने का भाड़ा देती है, वहाँ रखती है, ट्रेनिंग कराती है, जिसमें हम वर्क करते हैं उससे वो ट्रेनिंग भी कराती है। तो आप बच्चे जो है उसमें जा सकते हैं। मेरा एक बड़ा सा सब ठीक है, सबको आईएएस बनना चाहिए, सरकारी नौकरी होना चाहिए। मैं कैसे आपको कहूँगा सरकारी नौकरी मत लीजिए, मैं खुद सरकारी नौकरी करने आया हूँ लेकिन बहुत अपने आप को उसमें डिवोट मत करिए। 1-2 सालों में रिजल्ट नहीं आ रहा तो किनारे हटिए। बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल हर जगह है, मार्केट के हिसाब से सोशल मीडिया में आजकल जॉब है जी, कंटेंट राइटर में जॉब है, सब जगह जॉब है। तो आप जाइए, जॉब लीजिए, अपने जीवन को और अपने जो बहुमूल्य समय है जवानी को बहुत ज्यादा इस कंपटीशन के रूप में मत बर्बाद करिए। सवाल तो खत्म नहीं होंगे क्योंकि जवाब ऐसे मिल रहे हैं कि रोचकता बढ़ती जा रही है। रोचकता बढ़ रही है इसलिए क्योंकि एक संगम जब मिलता है, एक संगम में यानी कि इलाहाबाद में एक संगम मिलता है राजनीति और शिक्षा का, जो पहले से मिलता आ रहा है। उन सब का चीज जब एक सामंजस्य मिल जाता है, एक जगह मिल जाती है जो राजनीति और समाज से होते हुए शिक्षा तक पहुंचती है और वहां से होते हुए किसी प्रयोगशाला तक भी पहुंच जाती है। हमारे साथ श्री प्रेम प्रकाश सर जो अभी प्रोफेसर हैं फिजिक्स विभाग में, कहानियां इनकी अच्छी रही। कहानियां तब भी अच्छी रही जब चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं और पिताजी कहते हैं इस्तीफा दे दो, नहीं मानते हैं। सहयोगी कहते हैं रुक जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि पैनल से एक ही पदाधिकारी आया है। और ऐसा ही इतना ही नहीं, वह इसलिए रोका जाता है क्योंकि एक छात्र जो छात्र नहीं होता है, छात्रों का हितकर भी नहीं होता है केवल, लेकिन वह होता है समाज का हितकर। इतना ही नहीं, सुना आपने बहुत कुछ, विचार कीजिएगा, अपने जवाब को भी इसमें दीजिएगा, अपने उत्तर को भी इसमें पाइएगा, खोजिएगा, अपनी चीजों को भी खोजिएगा जो आपके सवाल हैं। आईआईएससी जाने से लेकर इलाहाबाद तक की पूरी जर्नी सर के साथ हमने आपको सुनाई, सर की जुबानी से। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगले किसी व्यक्ति के साथ, व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव से। आप सभी को धन्यवाद, आप सभी बहुत बेहतरीन करिए और मेरा विद्यार्थियों को यह आशीर्वाद है कि आप जो भी जिसमें भी आपका अच्छा है आप उसमें आगे बढ़िए और विजय श्री को प्राप्त करिए, समाज के आप हित में आइए। सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।